दोस्तों, आज आप सुनेंगे डैन ब्राउन के बहुत ही फेमस नॉवल द लॉस्ट सिंबल को हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं द लॉस्ट सिंबल का तीसरा भाग। अध्याय 30, SB लेवल, सेनेट बेसमेंट। नीचे की तरफ जाते हुए हर कदम के साथ ही बंद जगहों पर महसूस होने वाला लैंगडन का डर बढ़ता ही जा रहा था। डायरेक्टर साटो चलते चलते अपने ब्लैकबेरी पर कुछ टाइप करती जा रही थी। साटो ने उसे अभी तक ये नहीं बताया था कि उसे लैंगडन के आने के बारे में जानकारी कैसे मिली थी और ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी का मसला कैसे थीं, और ना ही उसे अभी के हालातों के बारे में कुछ भी समझ में आ रहा था। पीटर सोलोमन ने उसे तावीज़ की हिफाजत का जिम्मा दिया। किसी सनकी ने उसे धोखे से कैपिटॉल हिल में आने को मजबूर किया और अब वो चाहता था कि वो इसका इस्तेमाल किसी रहस्यमय पोर्टल को खोलने के लिए करे जो शायद SBB 13 नाम के कमरे में है। किसी भी हालत में तस्वीर लैंगडन के सामने साफ नहीं हो पा रही थी। इतना तो स्पष्ट था कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात के पक्के प्रमाण मिलते हैं कि ये गूढ़ ज्ञान सदियों से चला आ रहा था। सबसे पहले इसे मिस्र के शुरुआती दौर में पाए जाने वाले मिस्ट्री स्कूल्स में पाया गया था। फिर ये ज्ञान कहीं छुप गया और रेनेसां यानी पुनर्जागरण काल के यूरोप में दोबारा से प्रकट हुआ। अधिकतर सोर्सेज में बताया गया है कि यूरोप में इस ज्ञान को वैज्ञानिकों के एक खास ग्रुप को सौंप दिया गया था जो यूरोप के सबसे ऊंचे वैज्ञानिक सेंटर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में काम करते थे। इसे एक पहेली जैसा नाम दिया गया था, द इनविजिबल कॉलेज यानी अदृश्य कॉलेज। छुपा हुआ यही कॉलेज समय बीतने के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड बुद्धिमत्ता वाले लोगों के लिए खजाने के तौर पर काम करने लगा। इनमें आइजैक न्यूटन, फ्रांसिस बेकन, रॉबर्ट बॉयल और यहाँ तक कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लोग भी शामिल थे। मॉडर्न काल के फेलो भी कम मशहूर नहीं थे। आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, बोर, सेल्सियस और भी न जाने कौन कौन। 1936 में मिले न्यूटन के गोपनीय डॉक्यूमेंट्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उनसे पता चला था कि न्यूटन प्राचीन काल के एल्केमी और रहस्यवादी ज्ञान की खोज में पागलपन की हद तक शामिल थे। न्यूटन के इन पर्सनल कागजातों में रॉबर्ट बॉयल को उनकी हाथ से लिखी वो चिट्ठी भी शामिल है जिसमें उन्होंने बॉयल को साथ मिलकर सीखे गए रहस्यमय ज्ञान के बारे में पूरी तरह से मुंह बंद रखने को कहा था। न्यूटन ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, इसे दूसरों को बताने का सीधा मतलब होगा दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान। इस चेतावनी के मतलब के बारे में आज भी बहस चल रही है। अचानक साटो ने अपने ब्लैकबेरी से नजरें हटाईं और लैंगडन से पूछा, वैसे तो आप बार बार कह रहे हैं कि आपको अपने यहाँ बुलाए जाने के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप पीटर सोलोमन की अंगूठी के मतलब पर थोड़ी रोशनी डाल सकेंगे? फिर उसने एविडेंस वाला बैग मंगवाकर लैंगडन के हाथ में थमा दिया जिसमें वो अंगूठी रखी हुई थी। सुनसान गलियारे से गुजरते हुए लैंगडन ने अपनी पूर्व परिचित अंगूठी पर नजर डाली। इसके सामने वाले हिस्से पर 2 सिर वाला फीनिक्स बना हुआ था। इसने एक तख्ती पकड़ रखी थी जिस पर लिखा था ऑर्डो एब चाओ और उसके ठीक बीचों बीच 33 का अंक लिखा हुआ था। लैंगडन ने बोलना शुरू किया, 2 सिर वाला फीनिक्स जिसके ऊपर 33 नंबर लिखा हो वो मैसनों की सबसे ऊंची उपाधि का प्रतीक होता है। असल में 33 डिग्री एक बहुत ही खास सम्मान है जो बहुत ही कम मैसनों को दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं को जो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। बाकी सारी डिग्रियां उससे पहले की डिग्री हासिल करने के बाद प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन 33 डिग्री तक पहुंच एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। ये सिर्फ इनविटेशन के आधार पर दी जाती है। साटो ने आंखें गोल करते हुए कहा, यानी कि आपको पता था कि पीटर सोलोमन इस खास ग्रुप का मेंबर था? हाँ, बिल्कुल पता था। ये मेंबरशिप गोपनीय नहीं होती है और पीटर इसकी सबसे ऊंची पोस्ट पर है। जी हाँ, पीटर 33 डिग्री की सबसे ऊंची काउंसिल का चेयरमैन है। अच्छा प्रोफेसर, क्या आपने इस अंगूठी के बैंड पर बने निशान को गौर से देखा है? इस पर लिखा हुआ है 33 डिग्री में सब कुछ उद्घाटित हो जाता है। जी हाँ डायरेक्टर, लोगों के बीच ऐसी ही मान्यता है, लेकिन शायद ये सच्चाई नहीं है। इस तरह के षड्यंत्रों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं कि मैसनों के बीच सबसे ऊंचे पद पर आसीन लोगों को कुछ खास रहस्यों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन सच्चाई इतनी ड्रामेटिक नहीं है। अच्छा डायरेक्टर,
अगर मैं इस अंगूठी को अपने पास रख लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? लेकिन क्यों भला? असल में ये पीटर के लिए बहुत ही मूल्यवान है और मैं आज की रात ये उसे वापस करना चाहता हूँ। साटो ने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर कंधे उचका दिए। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा कर पाने का मौका मिले। थैंक्स कहते हुए लैंगडन ने अंगूठी को अपनी जेब में डाल लिया। भूल भुलैया की गहराइयों में उतरते हुए साटो ने अगला सवाल किया। मेरे स्टाफ ने मुझे बताया है प्रोफेसर कि 33 डिग्री और पोर्टल के साथ मैसनों के बारे में सर्च करते हुए उन्हें सैकड़ों ऐसे भी कोट्स मिले हैं जिनमें पिरामिड की चर्चा की गई है। लैंगडन ने जवाब दिया, हाँ तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मिस्र में पिरामिड बनाने वाले लोग ही आधुनिक काल के उन कारीगरों के पूर्वज थे जो पत्थरों का काम करते हैं। मैसनों की संकेत परंपरा में पिरामिड और मिस्र से रिलेटेड विषय वस्तुओं का पाया जाना बहुत ही आम बात है। इस संकेत या सिंबल का मतलब क्या होता है प्रोफेसर? पिरामिड का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। ये एक तरह का आर्कियोलॉजी पर बेस्ड सिंबल है जो ये दिखाता है कि मनुष्य अपने भौतिक जगत से ऊपर उठकर देवलोक की तरफ जा सकता है, सुनहरे सूरज की तरफ और अंततः इस ज्ञान के परम स्रोत की तरफ। साटो एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, और इसके अलावा और क्या है? मेरे स्टाफ के लोगों का कहना है कि आज की रात इस बात का कोई और भी गहरा संबंध है। उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ वॉशिंगटन के अंदर किसी खास पिरामिड के बारे में कुछ कहानियाँ फैली हुई हैं। एक ऐसा पिरामिड जिसका संबंध मैसनों और पुराने रहस्यों से है। अब लैंगडन को समझ में आया कि वो किस चीज़ के बारे में कह रही थी। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसके लिए वो जल्दी से जल्दी इस सोच को खत्म कर देना चाहता था। उसने समझाने की कोशिश की, मैं इस कहानी से परिचित हूँ डायरेक्टर, लेकिन ये बस एक कल्पना की बात है। मैसनों के पिरामिड की कहानी वॉशिंगटन डीसी के बारे में प्रचलित कहानियों में सबसे पुरानी है। शायद इसके पीछे अमेरिका के महान सील पर बने पिरामिड का हाथ है। मैंने आपको इसके बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये तथ्यों पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। मैसनों से जुड़ी अनेक कहानियों की तरह ये भी पूरी तरह से एक कहानी ही है। अच्छा, और इस कहानी में क्या कहा गया है? साटो ने पूछा। लैंगडन कुछ कदम बढ़ते हुए इसके बारे में सोचने लगा। फिर उसने कहा, अधिकांश कहानियों में कहा गया है कि प्राचीन रहस्य यानी सदियों का खोया हुआ ज्ञान इंसानियत की सबसे कीमती धरोहर है और इसे बड़ी ही सावधानी से सुरक्षित किया गया है। इस ज्ञान की असली ताकत को समझने वाले ऋषि मुनियों को इसकी महान ताकत के बारे में पता था और इसीलिए वो डरते भी थे। वो जानते थे कि अगर ये गूढ़ विद्या गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो इसके नतीजे भयंकर हो सकते हैं और इसीलिए उन लोगों ने गुप्त बिरादरियों की रचना की। इन बिरादरियों के अंदर वो अपने ज्ञान को सिर्फ दीक्षा पाए हुए लोगों के साथ ही शेयर करते थे। इस तरह से ये विद्या एक ऋषि से दूसरे ऋषि और ज्ञानी तक आगे बढ़ती रही। 16वीं सदी के यूरोप के कुछ विवरणों में कहा गया है कि उस वक्त तक चर्च की कड़ी नीतियों और दमन के कारण ये सारी गुप्त बिरादरियां करीब करीब खत्म हो चुकी थीं। कहते हैं कि फ्रीमेसन इन प्राचीन रहस्यों की रक्षा करने वाला आखिरी समुदाय था। जाहिर है कि उनको इस बात का डर था कि अपने पहले वाली बिरादरियों की तरह अगर उनकी बिरादरी भी नष्ट हो गई तो ये प्राचीन विद्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विद्या को बचाकर रखने के लिए उन्होंने इसे एक विशाल किले में छिपाकर रख दिया। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि मैसन इस प्राचीन विद्या को पुरानी दुनिया से नई दुनिया में लेकर आए। अमेरिका में यहाँ उन्होंने एक अभेद्य किला बनाया, एक गुप्त पिरामिड जिसे इस तरह से बनाया गया था कि प्राचीन रहस्यों को तब तक सेफ रखा जा सके जब तक पूरी इंसानियत इस विद्या की अद्भुत ताकत को इस्तेमाल करने की योग्यता हासिल न कर ले। मिथकों के अनुसार मैसनों ने इस पिरामिड के शिखर पर चमचमाता हुआ ठोस सोने का मुकुट रखा था जो इसके अंदर रखी बहुमूल्य धरोहर का प्रतीक था। आपकी बातों से ऐसा लगता है प्रोफेसर कि आप इस पिरामिड के अस्तित्व में यकीन नहीं रखते हैं। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं डायरेक्टर। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे मैसन पूर्वजों ने अमेरिका में ऐसे किसी पिरामिड को बनाया था। वॉशिंगटन डीसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे पिरामिड को छुपाना बहुत ही मुश्किल है, खास करके अगर वो इतना बड़ा हो जिसमें पुराने काल की खो चुकी विद्याओं को इकट्ठा करके रखा गया हो। लैंगडन को अच्छी तरह से याद था कि कहानियों में इस बात की कोई चर्चा नहीं थी कि मैसनों के बनाए इन पिरामिडों के अंदर क्या रखा गया था।
इनमें प्राचीन ग्रंथ थे, तांत्रिक अभिलेख थे, वैज्ञानिक खोजें थीं या फिर इनसे भी रहस्यमयी कोई और चीज़ थी। लेकिन कहानियों में ये ज़रूर कहा गया था कि उनके अंदर सुरक्षित सूचनाओं को कूटलिपि में यानी कोड लैंग्वेज में रखा गया था, इस तरीके से जिसे सिर्फ महान ज्ञानी आत्माएं ही समझ सकती थीं। थोड़ा और आगे जाकर वे लोग एक मोड़ पर मुड़ गए। साटो अपना सिर खुजा रही थी। उसने कहा, अगर मेरी जानकारी सही है तो किसी जमाने में पिरामिड को एक रहस्यमय पोर्टल के रूप में देखा जाता था, जिनसे होकर मरे हुए फराओ ईश्वर तक पहुंचते थे। बताइए, ये बात सही है कि नहीं? जी हाँ डायरेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है। साटो अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर हैरानी और संदेह का मिलाजुला भाव दिखाई दे रहा था। आपने ये कहा प्रोफेसर कि पीटर सोलोमन के किडनैपर ने आपसे किसी गुप्त पोर्टल को ढूंढने के लिए कहा और आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो इसी कहानी वाले मैसनों के पिरामिड की बात कर रहा है? देखिए डायरेक्टर, आप इसे भले ही कोई भी नाम दे दें, लेकिन मैसनों का पिरामिड सिर्फ एक फैंटेसी है, बस एक परिकथा, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मुझे ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है प्रोफेसर, जैसे पीटर सोलोमन के किडनैपर को यकीन है कि सिर्फ आप ही उस पोर्टल को खोल सकते हैं। आप चाहे इस बात पर यकीन करते हो या ना करते हो, लेकिन इस किडनैपर को पूरा यकीन था कि मैसनों का पिरामिड एक हकीकत की बात है। वो आदमी सन की है डायरेक्टर। हो सकता है वो ये मानता हो कि SBB 13 के ठीक नीचे से उस विशाल पिरामिड का रास्ता खुलता है, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। साटो की आंखें गुस्से से दहकने लगीं। आज की रात मैं जिस मुसीबत का सामना कर रही हूं प्रोफेसर, वो कोई फैंटेसी नहीं है। यकीन मानिए, वो एक सच्चाई है। दोनों के बीच एक बर्फीली चुप्पी पसर गई। एंडरसन ने करीब 10 फुट की दूरी पर बने एक सुरक्षित दरवाजे की तरफ हाथ करते हुए कहा, मैम, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अगर आप और आगे जाना चाहती हैं तो। साटो ने लैंगडन से नजरें हटाकर एंडरसन को आगे बढ़ने को कहा और उसके पीछे पीछे वो भी सुरक्षित दरवाजे से आगे बढ़े। अब वो एक संकरे से गलियारे के पास पहुंच चुके थे। लैंगडन ने अपने दोनों तरफ नजरें दौड़ाईं। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हॉलवे आज तक कभी नहीं देखा था। अध्याय 31। अपने क्यूब की तेज रोशनी से निकलकर खाली जगह के घने अंधेरे में प्रवेश करते हुए ट्रिशडोन को अपने बदन में एक सनसनी का एहसास हुआ। SMCC के सामने वाले दरवाजे से खबर आई थी कि कैथरीन के मेहमान डॉक्टर एबेडन पहुंच चुके हैं और पॉड 5 तक साथ जाने के लिए उन्हें एक एस्कॉर्ट की ज़रूरत है। कैथरीन ने इस मेहमान के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। ट्रिश को इस बात से हैरानी हो रही थी। ऐसा लगता था कि इस मेहमान के ऊपर पीटर सोलोमन को गहरा भरोसा था, क्योंकि सोलोमन लोग कभी भी किसी को क्यूब में आने के लिए आमंत्रित नहीं करते थे। आज ऐसा पहली बार हो रहा था। उम्मीद करती हूँ कि वो क्रॉसिंग को ठीक से पार कर लेंगे। घुप अंधेरे से गुजरते हुए ट्रिश यही सोच रही थी। वो कतई नहीं चाहती थी कि कैथरीन का ये VIP मेहमान घबरा जाए जब उसे ये पता चले कि लैब में घुसने के लिए उसे क्या करना होगा। ट्रिश पहली बार करीब 1 साल पहले यहाँ आई थी। उसने कैथरीन के लिए काम करने का ऑफर स्वीकार कर लिया था। यहाँ की बातें किसी को नहीं बताने संबंधी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर भी साइन कर दिए थे और कैथरीन के साथ लैब देखने के लिए वो SMCC पहुंची थी। दोनों महिलाएं गलियारे को पार करके मेटल के बने एक दरवाजे के पास पहुंची थीं जिस पर पॉड 5 लिखा हुआ था। हालांकि कैथरीन ने उसे लैब के दूर दराज होने के बारे में बताकर उसे तैयार रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन एक सनसनाहट की आवाज़ के साथ पॉड का दरवाज़ा खुलने के बाद उसने सामने जो देखा था उसके लिए वो कतई तैयार नहीं थी। वहाँ सिर्फ शून्य था। कैथरीन ने दहलीज पार किया और घुप अंधेरे में कुछ फीट अंदर चली गई थी, ट्रिश को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए। मुझ पर भरोसा रखो ट्रिश, तुम यहाँ गुम नहीं होंगी, उसने कहा था। रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर एक दिशा निर्देशक यंत्र यानी गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। बहुत ही साधारण किस्म की टेक्नोलॉजी है ये। ट्रिश ने आंखें भींचकर सीमेंट के बने खुरदरे फर्श को देखने की कोशिश की। अंधेरे में देखने में उसे थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन वहां पर उसे सीधी लाइन में बिछी हुई पतली सी कालीन की एक पट्टी नजर आई थी। ये कालीन सड़क जैसा दिख रहा था जो आगे अंधेरे में गुम हो रहा था। कैथरीन ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अपने पैरों से देखना है तुम्हें, बस मेरे पीछे पीछे चलती रहो। और फिर वो आगे बढ़ गई थी। कैथरीन तो जल्दी ही अंधेरे में गुम हो गई और ट्रिश उसके पीछे पीछे अपने डर को किसी तरह गटक कर चलती रही। ये क्या पागलपन था।
वो कालीन पर कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि उसे अपने पीछे पॉड 5 का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी धड़कन और भी तेज हो गई, लेकिन ट्रिश ने अपना सारा ध्यान पाँवों के नीचे कालीन पर टिका रखा था। कालीन की मुलायम पट्टी पर कुछ ही दूर आगे जाने के बाद उसे अपने पाँवों के बगल में सीमेंट से बने फर्श का एहसास हुआ। वो चौंक गई और खुद ब खुद थोड़ा सा बाईं तरफ मुड़ गई। अब उसके दोनों पाँव फिर से कालीन पर चल रहे थे। चुपचाप थोड़ी दूर तक चलते रहने के बाद उसने पूछा, अब कितनी दूर और चलना है कैथरीन? कैथरीन की आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। हम लोगों ने करीब आधा रास्ता तय कर लिया है। लेकिन कैथरीन, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हमें कब रुकना है? थोड़ी ही देर में तुम्हें भी पता चल जाएगा ट्रिश, कैथरीन ने कहा। ये 1 साल पुरानी बात थी। आज की रात ट्रिश फिर से उसी शून्य में थी, लेकिन आज वो विपरीत दिशा में चल रही थी। अपने बॉस के मेहमान को लाने लॉबी की तरफ जा रही थी। पैरों के नीचे कालीन की बुनावट में हल्का सा बदलाव महसूस करते ही ट्रिश समझ गई कि अब वो बाहर जाने वाले दरवाजे से करीब 3 फीट की दूरी पर थी। पीटर सोलोमन इसे वार्निंग ट्रैक कहता था। ट्रिश रुकी। उसने अपना की कार्ड निकाला और दीवार के साथ अंधेरे में टटोलने लगी। जब उसे थोड़ी सी उभरी जगह का एहसास हुआ तो उसने अपना कार्ड उसके अंदर डाल दिया। हल्की सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। सुनसान कॉरिडोर से गुजरते हुए ट्रिश उस अजीब से कटे फटे रिडैक्टेड फाइल के बारे में सोच रही थी। प्राचीन पोर्टल, जमीन के अंदर गुप्त जगह। पता नहीं मार्क जुबियानिस उस रहस्यमय डॉक्यूमेंट के सोर्स के बारे में जानकारी हासिल करने में सफल हो पाया था या नहीं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम के भीतर कैथरीन प्लाज्मा वॉल से आ रही हल्की रोशनी के सामने खड़ी उस दस्तावेज को देख रही थी जिसे उन्होंने अभी अभी ढूंढा था। उसने अपने कीवर्ड्स को सुनिश्चित कर लिया था। उसका यकीन अब पक्का होता जा रहा था कि इस डॉक्यूमेंट में उसी प्राचीन चीज़ के बारे में चर्चा है जिसके बारे में उसके भाई ने डॉक्टर एबेडन से बात की थी। उस डॉक्यूमेंट पर जो टुकड़े टुकड़े जानकारी थी वो इस तरह से थी। ज़मीन के अंदर बनी गुप्त जगह, वॉशिंगटन डीसी के भीतर कहीं, कोऑर्डिनेट्स, प्राचीन पोर्टल की खोज जिसके आधार पर, चेतावनी, पिरामिड में खतरनाक खुदे हुए इस सिंबल को समझने के बाद कैथरीन ने सोचा, मुझे इस फाइल का बाकी हिस्सा देखना ही होगा। वो थोड़ी देर तक और उसे घूरती रही। फिर उसने प्लाज्मा वॉल का स्विच बंद कर दिया। सेल के लिक्विड हाइड्रोजन रिजर्व को बचाने के लिए वो हमेशा इसे बंद कर देती थी। फिर वो मुड़ी और अपने ऑफिस की तरफ चल दी। डॉक्टर एबेडन किसी भी पल पहुंच सकते थे। वो चाहती थी कि यहाँ आने पर उन्हें लगे कि उनका अच्छी तरह से स्वागत किया गया है। अध्याय 32। कई गलियारों और दरवाज़ों को पार करने के बाद 3 लोगों का वो समूह पीछे मुड़कर एक पुराने से मेटल के बने दरवाजे के पास जाकर रुक गया। लैंगडन ने गौर किया कि ये हॉलवे के ठीक बीच वाली जगह पर बना था, जो सेनेट बेसमेंट यानी एसबी और हाउस बेसमेंट यानी एचबी को 2 हिस्सों में बांटता था। वहां जाकर उसे समझ में आया कि उस दरवाजे पर भी निशान बना था, लेकिन वो इतना धुंधला हो चुका था कि उसे देखना करीब करीब असंभव था। उस पर लिखा था SBB। एंडरसन ने कहा, हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, चाबियां बस आ ही रही होंगी। लैंगडन ने एंडरसन से सवाल किया, इस जगह को सेनेट साइड से जोड़कर क्यों देखा जाता है जबकि ये दोनों के बीच में है? एंडरसन को कुछ समझ में नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हैं प्रोफेसर? मैं ये कह रहा हूँ चीफ कि इसके ऊपर SBB लिखा है, जो S से शुरू होता है, B से नहीं। एंडरसन ने अपना सिर हिलाया और बोला, SBB में जो S है उसका मतलब सेनेट नहीं है, उसका मतलब है। तभी दूर से आती गार्ड की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसने एक चाबी एंडरसन को थमाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। हमें SBB वाली मेन चाबी नहीं मिल पाई। ये दूसरे बॉक्स में रखी दूसरी चाबी है। असली चाबी गुम हो गई है? एंडरसन ने हैरानी से पूछा। गार्ड की सांस फूल रही थी। उसने कहा, शायद चाबी खो गई है सर। काफ़ी लंबे टाइम से किसी ने यहाँ आने की इजाज़त नहीं मांगी थी। SBB 13 के लिए दूसरी चाबी नहीं है? सॉरी सर, हमें अभी तक SBB वाले हिस्से के किसी भी कमरे की चाबी नहीं मिल पाई है। मैकडॉनल्ड उनको ढूंढने में लगा हुआ है। फिर गार्ड ने अपना रेडियो बाहर निकाला और उसमें कुछ बोलने लगा। बॉब, मैं चीफ के साथ हूँ। SBB 13 वाली चाबी के बारे में कोई और जानकारी मिली क्या? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। असल में हाँ मिली है सर, लेकिन ये बड़ी ही अजीब सी बात है। हमने जब से कंप्यूटर लगाया है इसके बारे में वहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन कागजी रिकॉर्ड में लिखा है कि 20 साल पहले
एसबीबी के सारे स्टोरेज कमरों की सफाई करके उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। अब उनको बिना इस्तेमाल वाली जगह के तौर पर दिखाया गया है। सारे कमरों को सर, सिर्फ एसबीबी 13 को छोड़कर। एंडरसन ने गार्ड के हाथों से रेडियो छीन लिया और चिल्लाया, मैं चीफ बोल रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? एसबीबी 13 को छोड़कर बाकी सभी कमरे इस्तेमाल नहीं होते हैं? असल में सर, मेरे पास हाथ से लिखी एक पर्ची है जिसमें एसबीबी 13 को प्राइवेट जगह के रूप में दिखाया गया है। ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन ये पर्ची इस इमारत के आर्किटेक्ट ने लिखी है और इस पर उनके साइन भी हैं सर। ये बड़ी ही अजीब सी बात है सर कि आर्किटेक्ट ने लिखा है कि ये निजी जगह पीटर सोलोमन को इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, और इसीलिए मुझे लगता है सर कि एसबीबी की असली चाबी पीटर सोलोमन के पास होगी और एसबीबी 13 की भी बाकी चाबियां उन्हीं के पास होंगी। लैंगडन, साटो और एंडरसन ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। कैपिटॉल के तहखाने में पीटर का पर्सनल कमरा था। वो तीनों ही इस बात को सुनकर बेहद हैरान थे। एंडरसन ने रेडियो पर कहा, अच्छा ठीक है, हम खास करके एसबीबी 13 के अंदर जाना चाहते हैं, इसलिए दूसरी चाबी को ढूंढना जारी रखो। जी सर, मैं ढूंढना जारी रखूंगा, और हम लोग उस डिजिटल इमेज पर भी काम कर रहे हैं जिसे आपने मांगा था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, एंडरसन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, बस इतने की ही ज़रूरत है। जैसे ही तुमको वो इमेज मिले, वो फाइल डायरेक्टर साटो के ब्लैकबेरी पर भेज देना। फिर उसने रेडियो सेट सामने खड़े गार्ड के हाथ में थमा दिया। गार्ड ने एक ब्लूप्रिंट की फ़ोटोकॉपी बाहर निकाली और उसे अपने चीफ को देते हुए कहा, सर, एसबीबी को ब्राउन रंग में दिखाया गया है। हमने एसबीबी 13 की पहचान के लिए एक्सरे से एक निशान बना दिया है, इसलिए आपको उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ये काफ़ी छोटी सी जगह है। एंडरसन ने कुछ देर ब्लूप्रिंट को देखा, फिर वो उस कमरे की तरफ मुड़ा जिस पर एसबीबी लिखा हुआ था। उसने चाबी तो हाथ में ले ली, लेकिन उसे दरवाज़ा खोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। जब साटो ने उसकी तरफ कड़ी निगाहों से घूरा तो आखिरकार उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। भारी दरवाज़ा जैसे ही बाहर की तरफ खुला, अंदर से सीलन भरी हवा का झोंका कॉरिडोर में आया। लैंगडन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एंडरसन ने पीछे मुड़कर लैंगडन की तरफ देखा। वो अंधेरे में रोशनी का स्विच ढूंढने के लिए टटोल रहा था। एंडरसन ने कहा, प्रोफेसर, आपके सवाल का जवाब ये है कि एसबीबी में एस का मतलब सेनेट नहीं, बल्कि इंग्लिश का सब होता है। एसबीबी जो है वो कैपिटॉल के तहखाने का तहखाना है, यानी सब बेसमेंट। इतना कहकर एंडरसन ने दरवाजे के नज़दीक बने एक स्विच को दबा दिया। एक छोटे से बल्ब की रोशनी वहां फैल गई, जिसमें बहुत ही तीखी ढलान वाली सीढ़ियां नीचे घुप अंधेरे की तरफ जाती दिखाई देने लगीं। अध्याय 33। सिस्टम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मार्क जुबियानिस अपने सोफे में और भी गहरा धंसता जा रहा था। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रही सूचना उसे हैरानी में डाल रही थी। ये कैसा अजीब सा इंटरनेट एड्रेस था। अपने सबसे पावरफुल हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के बावजूद वो इस डॉक्यूमेंट के सोर्स या ट्रिश के इस रहस्यमय आईपी एड्रेस का पता नहीं लगा पा रहा था। 10 मिनट बीत चुके थे। मार्क जुबियानिस का कंप्यूटर प्रोग्राम अब भी नेटवर्क के फायरवॉल पर नाकामयाब हमले कर रहा था। उसे उसके भीतर घुसने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी। वो अब अपना कंप्यूटर फिर से चालू करके दूसरे ढंग से इसे ढूंढने की कोशिश करने वाला था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फुटबॉल के गेम की आवाज़ बंद कर दी और बोला, यस, क्या मैं मार्क जुबियानिस से बात कर रहा हूँ? 357 किंगस्टन ड्राइव, वॉशिंगटन। उधर से आवाज़ आई। जी हाँ, आप कौन हैं? मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के सिस्टम्स सिक्योरिटी से बोल रहा हूँ। हमें ये जानना है कि तुम हमारे गोपनीय डेटाबेस को हैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मार्क जुबियानिस का मुंह खुला का खुला रह गया। दूसरी तरफ कैपिटॉल सब बेसमेंट के 3 मंजिल ऊपर बना ये मेहमानों का कमरा काफ़ी खुला खुला सा था। रोज़ की तरह आज रात को भी तय समय पर सुरक्षा गार्ड नूनेज ने इस कमरे के मुख्य दरवाज़ों को बंद कर दिया। संगमरमर के बने कमरे के विशाल फर्श पर चलते हुए वो फौजी वर्दी वाले उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसके शरीर पर टैटू बने हुए थे। मैंने ही उसे अंदर जाने दिया था। पता नहीं कल मेरी नौकरी बचेगी या जाएगी। लिफ्ट की तरफ जाते हुए बाहर के दरवाजे को पीटने की आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ा और मेन गेट की तरफ गया।
उसने देखा कि वहाँ एक बुजुर्ग सा दिखने वाला अफ्रीकी अमेरिकन बाहर खड़ा हुआ था। वो शीशे पर अपनी खुली मुट्ठियों से थपथपा रहा था और अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहा था। नूनेज ने अपना सिर नामे हिलाया और घड़ी की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और रोशनी में आकर खड़ा हो गया। उसने एक खूबसूरत नीला सूट पहन रखा था। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे, जिनको उसने सलीके से बना रखा था। नूनेज की धड़कन तेज़ हो गई। वो उस आदमी को दूर से भी पहचान सकता था। वो तेज़ी से मेन गेट के पास पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। ओह, माफ़ कीजिएगा सर, अंदर आइए प्लीज़। ये वॉरेन बेलामी था, इस बिल्डिंग का मेन आर्किटेक्ट। दरवाजे के अंदर दाखिल होकर उसने नूनेज को थैंक यू कहा। बेलामी दुबला पतला फुर्तीला इंसान था। पिछले 25 सालों से वो अमेरिकन कैपिटॉल बिल्डिंग के सुपरवाइज़र का काम देख रहा था। नूनेज ने उससे पूछा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सर? मुझे अभी अभी पता चला है कि आज की शाम यहाँ कोई वाकया हुआ है। जी हाँ सर। चीफ एंडरसन कहाँ है? वो नीचे हैं सर, CIA के सिक्योरिटी ऑफिस की डायरेक्टर साटो के साथ। बेलामी की आंखें हैरानी से फैल गईं। यहाँ पर CIA के लोग आए हुए हैं? जी हाँ सर। उस घटना के तुरंत बाद डायरेक्टर साटो यहाँ पहुँच गई थी। लेकिन क्यों? वो तो पता नहीं सर। बेलामी तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अभी वो लोग कहाँ हैं? जी, वो लोग अभी अभी तहखाने वाले फ्लोर की तरफ गए हैं। तहखाने में? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैंने तो अभी अभी अपने रेडियो पर सुना है। बेलामी की चाल और भी तेज़ हो गई। मुझे तुरंत उनके पास लेकर चलो। जी सर। खुली जगह में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नूनेज की नज़र बेलामी की उंगलियों में पहनी बड़ी सी सोने की अंगूठी पर पड़ी। उसने अपना रेडियो बाहर निकाला और बोला, मैं चीफ को बता देता हूँ कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं। बेलामी की आंखों में खतरनाक अंगारे से दहक रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ बिना बताए जाना चाहता हूँ। आज की रात पहले ही नूनेज से कुछ बड़ी गलतियाँ हो चुकी थीं और चीफ एंडरसन को आर्किटेक्ट के आने की खबर ना देना उसके लिए आखिरी गलती साबित हो सकती थी। उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, सर मुझे लगता है कि चीफ एंडरसन को ये बताना ज़रूरी है। क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे मिस्टर एंडरसन को नौकरी मैंने दी है? नूनेज ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर बेहतर होगा कि तुम मेरे कहने के हिसाब से काम करो, समझे? अध्याय 34। SMCC की लॉबी में पहुंचकर जब ट्रिश डुन ने सामने देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गई। सामने जो मेहमान खड़ा था वो आमतौर पर यहाँ आने वाले किताबी खास तरह का लिबास पहने डॉक्टरों की तरह तो कतई नहीं लग रहा था। उसे देखकर ट्रिश को लगा कि शायद लैब से ज़्यादा उस आदमी को शानो शौकत में रहने की आदत थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो डॉक्टर एबेडन। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाहट में पड़ा दिखाई दिया। माफ़ कीजिएगा, आप कौन? जी, मेरा नाम ट्रिश डुन है, मैं कैथरीन की असिस्टेंट हूँ। उन्होंने मुझे आपको साथ लेकर लैब तक आने को कहा है। ओह अच्छा, ठीक है। अब वो आदमी मुस्कुरा रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ट्रिश। मैं थोड़ी हैरानी में पड़ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा था कि शायद आज शाम कैथरीन यहाँ पर अकेली है। खैर, अब मैं पूरी तरह आपके हवाले हूँ, रास्ता दिखाइए। हालांकि वो आदमी बहुत ही जल्दी संभल गया था, लेकिन ट्रिश ने उसकी आंखों में एक निराशा सी देखी थी। न जाने क्यों अब उसे डॉक्टर एबेडन के बारे में कैथरीन के द्वारा बरती जाने वाली गोपनीयता पर शक हो रहा था। वो आगे बढ़े और लॉबी के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर तैनात गार्ड ने तेजी से अपने कानों से हेडफोन हटाया। ट्रिश को रेड स्किन गेम की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गार्ड ने मेटल डिटेक्टर से डॉक्टर एबेडन की भी जांच की और उन्हें एक अस्थायी सिक्योरिटी पास दे दिया। डॉक्टर ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन, कुछ चाबियां और सिगरेट लाइटर बाहर निकाल कर रखते हुए बड़े प्यार से पूछा, कौन जीत रहा है? रेड स्किन्स 3 गोल से। बहुत ही मज़ेदार खेल है, गार्ड ने कहा। ट्रिश ने गार्ड से कहा, मिस्टर सोलोमन भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। जब वो यहाँ पहुँच जाएं तो मेहरबानी करके उन्हें लैब में भेज देना। ठीक है मैम, गार्ड ने कहा। एबेडन उस विशाल कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए इधर उधर देख रहा था। ट्रिश ने महसूस किया कि वो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। हॉलवे की तेज़ रोशनी में उसके चेहरे को देखकर ट्रिश को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे का रंग नकली था। ये बड़ी ही अजीब सी बात थी। खैर, जो भी हो, सुनसान कॉरिडोर से आगे बढ़ते हुए ट्रिश ने उसे वहाँ के उद्देश्यों और कार्यों, वहाँ के पॉड्स और उनके भीतर की चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आगंतुक काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहा था। अरे वाह,
ऐसा लगता है जैसे ये जगह बड़ी ही कीमती प्राचीन कलाकृतियों का खजाना है। मैं तो यहाँ चप्पे चप्पे पर गार्ड तैनात कर देता। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, ट्रिश ने छत पर लगी मछली की आंख जैसे कैमरों की कतार की तरफ दिखाते हुए कहा। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिक है। इस कॉरिडोर की हर इंच जगह को 24 घंटे और 7 दिन रिकॉर्ड किया जाता है। ये कॉरिडोर इस सेंटर की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यहाँ के किसी भी कमरे में बिना की कार्ड और पिन नंबर के जाना संभव नहीं है। और वैसे भी ये कोई ऐसा म्यूजियम तो है नहीं जहाँ किसी का डाका डालने का इरादा हो। आखिरकार फूलों की विलुप्त होती हुई स्पीशीज, इंट्वीट लोगों की छोटी नावों और विशाल स्क्विड की हड्डियों में आखिर किसका इंटरेस्ट हो सकता है? डॉक्टर एबेडन ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है ट्रिश। अच्छा ये बताओ कि कैथरीन और पीटर का लैब कहाँ पर है? वो पॉड 5 में है सर। इस हॉलवे के आखिरी सिरे पर वो बना हुआ है। अचानक एबेडन रुक गया। वो तेजी से अपनी दाहिनी तरफ मुड़ा जहाँ एक छोटी सी खिड़की बनी थी। ओह, ये तो कमाल है, जरा उस तरफ तो देखिए। ट्रिश जोर से हंस पड़ी। जी हाँ, वो पॉड 3 है। लोग इसे गीला पॉड कहते हैं क्योंकि वहां पर 3000 गैलन से भी ज्यादा लिक्विड एथेनॉल रखा हुआ है। आपको याद है ना, मैंने आपको विशाल आकार की स्क्विड की हड्डियों के बारे में बताया था? वो भी वहीं पर है। डॉक्टर एबेडन ने एक पल के लिए शीशे से अपना चेहरा दूर हटाते हुए कहा। क्या वो स्क्विड है? ये तो वाकई बहुत ही बड़ा है। ये फीमेल आर्केट्यूथिस है। इसका साइज 40 फुट से भी ज्यादा है, ट्रिश ने बताया। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर एबेडन स्क्विड से इतना प्रभावित थे कि खिड़की के शीशे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। ट्रिश को एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो किसी बड़े इंसान को नहीं बल्कि एक छोटे से बच्चे को देख रही है जो पालतू जानवरों की दुकान की खिड़की से अंदर झांकते हुए सोच रहा हो कि काश मैं अंदर जाकर कुत्ते के बच्चे को देख पाता। 5 सेकंड बीत चुके थे लेकिन वो अब भी खिड़की के अंदर हसरत भरी नजरों से देख रहा था। ट्रिश ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आइए मैं आपको वो स्क्विड दिखाती हूँ। फिर उसने अपना की कार्ड दरवाजे के अंदर डालकर पिन नंबर दबा दिया। पॉड 3 की हल्की रोशनी के भीतर जाते हुए मलाख ने सुरक्षा कैमरों को देखने के लिए चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। कैथरीन की ये छोटी सी गोलमटोल असिस्टेंट कमरे में रखे सैंपल्स के बारे में बिना रुके बड़बड़ाई जा रही थी। मलाख ने उसे रोक दिया। उसे इस विशाल स्क्विड को देखने में जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो बस इस अंधेरी प्राइवेट जगह का इस्तेमाल अचानक आई एक समस्या के समाधान के लिए करना था। अध्याय 35। कैपिटॉल के तहखाने के भीतर बने तहखाने यानी सब बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ी जैसी ढलान लैंगडन ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। एंडरसन उसके आगे आगे टॉर्च लेकर चल रहा था। लैंगडन के ठीक पीछे साटो चल रही थी। ये सीढ़ियां काफी संकरी थीं और वो दोनों तरफ से उसे दबा रही दीवारों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। उसके कंधे मुश्किल से ही सीढ़ियों के बीच समा रहे थे। उसके पीछे चलती साटो ने कहा, अच्छा होता अगर आप अपना बैग ऊपर ही छोड़ देते। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, लैंगडन ने कहा। वो अपने बैग को खुद से दूर कतई नहीं करना चाहता था। सभी लोग अब एकदम अंधेरी जगह पर पहुंच चुके थे जहां सीढ़ी पर जल रहे अकेले बल्ब की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। लैंगडन ने जब लकड़ी की बनी सीढ़ी के आखिरी पायदान पर कदम रखा तो उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे का फर्श कच्चा था। साटो ठीक उसके बगल में आकर रुक गई। एंडरसन ने अब टॉर्च की रोशनी डालकर वहां का मुआयना करना शुरू किया। तहखाने के अंदर का ये तहखाना असल में तहखाने से ज्यादा एक संकरे गलियारे की तरह था जो सीढ़ियों के पैरेलल चल रहा था। ये गलियारा मुश्किल से 50 फुट लंबा था जिसके दोनों तरफ लकड़ी के कई दरवाजे बने थे। ये दरवाजे एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि उनके पीछे बने कमरों की चौड़ाई 10 फुट से ज्यादा नहीं हो सकती थी। एंडरसन ने ब्लूप्रिंट निकाला जिसमें SBB 13 को दिखाने के लिए X का निशान बना हुआ था। लैंगडन को उसे देखते ही समझ में आ गया कि इसकी बनावट 14 कब्रों वाले कब्रगाह से एकदम मिलती जुलती थी जिसमें 7 ताबूतों के सामने दूसरे 7 ताबूत रखे हुए थे। इनमें से एक को हटाकर सीढ़ी के लिए जगह बनाई गई थी जिससे होकर वो लोग अभी नीचे आए थे। कुल मिलाकर ये 13 कमरे थे। ऐसा लग रहा था कि इस गलियारे के आगे रास्ता बंद था। एंडरसन ने दरवाजे पर ठोके हुए तांबे की प्लेट पर रोशनी डाली। प्लेट पर जंग लगा हुआ था लेकिन उस पर लिखे नंबर को अभी भी पढ़ा जा सकता था। ये था SBB 4। दरवाजों की कतार को पार करके आगे बढ़ते हुए उनको वहां के सारे कमरे एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। कुछ के दरवाजे खुले थे
जब वे लोग उस कतार के आखिर में पहुंचे तो एंडरसन दाहिनी तरफ मुड़ा। सामने लकड़ी का एक दरवाज़ा था, दूसरे दरवाज़ों से एकदम अलग। SBB 13 का ये दरवाज़ा बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। नंबर प्लेट पर लिखे 7 अंक ठीक उसी तरह लिखे थे जैसे पीटर की हथेली पर थे, SBB 13। साटो ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ताला खोलो, मास्टर की का इस्तेमाल करो। एंडरसन ने मास्टर की उसमें लगाई, लेकिन वो किसी भी तरह ताले में फिट नहीं हो रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए साटो की तरफ देखा। मेरे आदमी दूसरी चाबी तलाश कर रहे हैं। साटो ने उसकी बात पर बिना ध्यान दिए कहा, ताले पर गोली चलाओ। लैंगडन की धड़कनें तेज हो गईं। एंडरसन भी परेशान लग रहा था। मैम, मैं दूसरी चाबी के बारे में जानकारी आने का इंतजार कर रहा हूँ। गोली चलाकर ताला तोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ओह, तो शायद तुम्हें CIA की जांच में बाधा डालने के लिए जेल में रहना ज्यादा पसंद आएगा। एंडरसन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने बेमन से टॉर्च साटो को थमा दिया और बंदूक को अपने खोल से बाहर निकालने लगा। लैंगडन के लिए अब चुप रहना मुमकिन नहीं था। उसने कहा, जरा रुकिए, ये तो सोचिए कि पीटर ने अपना दाहिना हाथ कटवाना बेहतर समझा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस दरवाजे को तोड़कर उसकी प्राइवेसी में खलल डालना चाहिए। इस दरवाजे को तोड़ने का सीधा सीधा मतलब होगा आतंकवादी की मांगों को मान लेना। प्रोफेसर, क्या आप पीटर सोलोमन को वापस पाना चाहते हैं या नहीं? साटो ने कड़े स्वर में पूछा। जी हाँ, लेकिन तो फिर मेरी आपको ये सलाह है कि हमें वही करना चाहिए जो किडनैपर हमें करने को कह रहा है। समझ गए? लैंगडन ने आखिरकार सहमति में सिर हिला दिया। साटो ने एंडरसन से कहा, क्या तुम थोड़ा जल्दी हाथ चलाओगे? एंडरसन को अब भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही धीरे धीरे खोल से पिस्तौल को बाहर निकालना शुरू किया। अब साटो बुरी तरह से खींच चुकी थी। उफ, फॉर गॉड सेक! उसने हाथ आगे करके एंडरसन के हाथ से पिस्तौल छीन लिया और उसके हाथ में टॉर्च पकड़ा दी। रोशनी दिखाओ मुझे। उसने जिस सधे हुए ढंग से पिस्तौल को पकड़ रखा था, उससे लगता था कि वो हथियारों के मामले में काफी अनुभवी थी। 3 बार पिस्तौल की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल ताला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। साटो ने पिस्तौल आगे बढ़ाया और उसकी नोक से दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा पीछे की तरफ अंधकार में झूल गया। लैंगडन ने अंदर झांका, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया और उसके साथ ही एक अजीब सा बदबू का भभका उन सबकी नाकों में आया। एंडरसन अंदर घुसा और उसने फर्श पर रोशनी डाली। वो सपाट खाली फर्श को गौर से देख रहा था। दूसरे कमरों की तरह ये कमरा भी लंबा और संकरा था। बगल की दीवारें उबड़ खाबड़ पत्थर की बनी थीं। देखने में ये कमरा पुराने जमाने की जेल की तरह लग रहा था। लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही थी? अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एंडरसन ने कहा। वो टॉर्च की रोशनी को फर्श के इस छोर से उस छोर तक डाल रहा था। आखिर में जब रोशनी फर्श के आखिरी छोर पर पहुंची तो उसने उसका रुख दीवार की तरफ कर दिया और फिर वो जोर से चिल्ला पड़ा। सभी लोग उसे देखकर सदमे से पीछे हट गए। लैंगडन भी चैम्बर के आखिरी छोर को अविश्वास भरी नजरों से देख रहा था। वहां पर कुछ था जो उनको घूर कर देख रहा था। लैंगडन बुरी तरह से घबरा गया। अध्याय 36। साटो ने पीछे की दीवार की तरफ अपनी बंदूक तान ली और एंडरसन को टॉर्च की रोशनी दिखाने का इशारा किया। उसने रोशनी को ऊपर की तरफ किया, लेकिन आखिरी दीवार तक पहुंचते पहुंचते रोशनी काफी मध्यम हो चुकी थी। लेकिन हाँ, इतनी रोशनी वहां जरूर थी कि सामने रखा पीला भूतिया चेहरा उनको साफ दिखाई दे रहा था। अपनी निर्जीव आंखों के कोटरों से वो उन लोगों को घूर रहा था। ये एक इंसान की खोपड़ी थी जो पिछली दीवार से सटाकर एक पुरानी सी टूटी फूटी लकड़ी की टेबल पर रखी हुई थी। खोपड़ी के साथ ही इंसान के पैर की 2 हड्डियां भी रखी हुई थीं। इनको देखने से लगता था जैसे हम किसी समाधि को देख रहे हों। पुराने टाइप की रेत घड़ी, क्रिस्टल का फ्लास्क, मोमबत्ती, तश्तरी में रखा पीले रंग का चूर्ण और कागज का एक टुकड़ा। दीवार से सटाकर डेस्क पर एक बड़ा सा हंसिया रखा हुआ था, जिसकी मुड़ी हुई तेज धार सीधे यमराज की याद दिला रही थी। साटो कमरे के अंदर घुसी और बोली, ओह, लगता है पीटर सोलोमन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बातें गुप्त रखते हैं। और ये बदबू कहाँ से आ रही है? लैंगडन ने पीछे से जवाब दिया, ये सल्फर होगा। टेबल पर 2 प्लेटें होनी चाहिए। दाहिने वाली प्लेट में नमक होगा और दूसरी में सल्फर। साटो को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर आपको ये सब कैसे पता है? इसलिए मैम, क्योंकि दुनिया में
ठीक ऐसे ही बहुत सारे कमरे पाए जाते हैं। दूसरी तरफ सब बेसमेंट के एक फ्लोर ऊपर गार्ड नूनेज कैपिटॉल के आर्किटेक्ट वॉरेन बेलामी को लेकर आ रहा था। वो दोनों पूर्वी तहखाने के साथ बने लंबे हॉलवे को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नूनेज कसम खाकर कह सकता था कि अभी अभी उसने बंदूक की 3 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। जमीन के अंदर से ये गोलियों की आवाज़ उसे सुनाई दी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था? बेलामी ने दूर एक दरवाजे को आंखें सिकोड़कर देखते हुए कहा, सब बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं पता करता हूँ सर, अपना रेडियो बाहर निकालते हुए नूनेज ने कहा। नहीं, तुम अपने काम पर वापस चले जाओ, यहाँ से आगे मैं खुद चला जाऊँगा, बेलामी ने कहा। नूनेज थोड़ा परेशान सा हो गया। क्या वाकई आपको लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है? वॉरेन बेलामी रुका। उसने नूनेज के कंधे पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ रखा और बोला, बेटे, मैंने यहाँ 25 साल काम किया है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता हूँ। अध्याय 37। मलाख ने अपनी जिंदगी में कई डरावनी जगहें देखी थीं, लेकिन पॉड 3 जैसी धरती के बाहर की चीज़ वो पहली बार देख रहा था। इस विशाल कमरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी पागल साइंटिस्ट ने वॉलमार्ट पर कब्जा कर लिया हो और उसकी हर अलमारी, हर ड्रॉर में अलग अलग साइज के जार भर दिए हों। इस कमरे में फोटोग्राफी में इस्तेमाल किए जाने वाले डार्क रूम जैसी रोशनी दिखाई दे रही थी। अलमारियों के निचले हिस्से से सेफ लाइट निकल रही थी, जो कमरे में चारों तरफ हल्की लाल रोशनी फैला रही थी। ये रोशनी छन छन कर ऊपर की तरफ जा रही थी और एथेनॉल से भरे बर्तनों को रोशन कर रही थी। चीज़ों को देर तक सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स की बदबू से उबकाई सी आ रही थी। गोल मटोल लड़की उसे बता रही थी, इस पॉड में 20,000 स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखा गया है सर। मछली, चूहे, मैमल्स, रेंगने वाले जीव जंतु और भी बहुत कुछ। और आपको पता है सर, यहाँ काम करना शुरू करने के बाद 6 महीने तक तो मैं यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई थी। मलाख को इसकी वजह समझ में आ रही थी। वो जिस तरफ नज़र डालता उसे मरे हुए जीवों के नमूने दिखाई पड़ते। सैलामेंडर, जेलीफिश, चूहे, कीड़े, चिड़ियाँ और तरह तरह की दूसरी चीज़ें, जिनमें से कई को वो पहचान भी नहीं पा रहा था। एक तो ये सैंपल्स ही किसी को भी परेशान कर सकते थे। दूसरे, इन सैंपल्स को तेज़ रोशनी के असर से बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया लाल रंग का सेफ लाइट यहाँ आने वाले इंसान के दिमाग पर ऐसा असर पैदा कर देता था जैसे वो किसी विशाल एक्वेरियम के भीतर खड़ा हो और जहाँ पर मुर्दा जानवर चारों तरफ से इकट्ठे होकर उसे चुपके चुपके देख रहे हों। लड़की ने प्लेक्सी ग्लास के एक बड़े से जार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे सेलाकांथ कहते हैं सर। उसमें रखी मछली से ज्यादा बदसूरत मछली मलाख ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। लड़की ने बताया, माना जाता था कि डायनासोर के साथ ये भी विलुप्त हो गई थी सर, लेकिन कुछ दिनों पहले ये अफ्रीका में मिली तो इसे उन्होंने स्मिथसोनियन को दान में दे दिया। मलाख का ध्यान उसकी बातों पर कतई नहीं था। उसकी नज़रें तो दीवार पर लगे सिक्योरिटी कैमरों को ढूंढने में लगी थी। उसे सिर्फ एक ही कैमरा दिखाई दिया जो पॉड के मेन गेट के पास लगा हुआ था। इसमें हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ घुसने के लिए बस एक वही रास्ता था। वो मन ही मन मुस्कुरा दिया। लड़की अभी भी बोल रही थी, और यहाँ पर वो चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सैंपल है। ये देखिए, इसे कहते हैं आर्किट्यूथिस। मलाख ने उस नमूने को घूरकर देखा और फिर बोला, इसे देखकर तो वो सेलाकांथ भी खूबसूरत लग रही है। अरे 1 मिनट रुकिए ज़रा, इसके अंदर की लाइट जलने तक इंतज़ार कीजिए सर, फिर देखिएगा। ट्रिश ने उस टंकी के लंबे ढक्कन को उठा दिया और उसके अंदर हाथ घुसाकर तरल के ठीक ऊपर बने हुए एक स्विच को दबा दिया। अंदर से एथेनॉल का धुआं बाहर आया और टंकी की तह पर लगी फ्लोरोसेंट लाइट चमक उठी। अब आर्किट्यूथिस अपनी पूरी शान से चमक रहा था। लिजे सड़ रहे टेंटिकल से लगा हुआ एक विशाल सिर, जिसमें एक सूंड दिखाई दे रही थी। लड़की बता रही थी कि किस तरह से आर्किट्यूथिस लड़ाई में स्पर्म वेल को भी हरा सकता है। और तभी एक चौड़ी हथेली ने कसकर उसका मुंह बंद कर दिया और झटके से उसका सिर पीछे की तरफ मोड़ दिया। एक पल के लिए ट्रिश घबराहट में अपने होश ही खो बैठी। उस आदमी ने उसके गले में पड़ी की कार्ड की रस्सी को जोर से झटका दिया। गर्दन पर रस्सी की रगड़ से ट्रिश को तेज जलन का अनुभव हुआ और की कार्ड उनके पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ा। वो उस आदमी की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत और उसके आकार के सामने उसकी कुछ नहीं चल रही थी।
उसने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन आदमी के हाथ ने उसके मुंह को बंद कर रखा था। वो आदमी झुका और उसने अपना मुंह ट्रिश के कान के पास ले जाकर कहा, मैं जब अपना हाथ तुम्हारे मुंह से हटाऊंगा तो तुम्हें चिल्लाना नहीं है, समझ गई, वरना जान से जाओगी। ट्रिश ने जोर जोर से सिर हिलाया। उसके फेफड़े हवा के लिए बेचैन थे। आदमी ने धीरे से अपना हाथ ट्रिश के मुंह से हटा लिया और उसने कुछ गहरी गहरी सांसें लीं। हाँफते हुए ट्रिश ने कहा, मुझे जाने दो, तुम ये क्या कर रहे हो? अपना पिन नंबर बताओ, तुम्हारे की कार्ड से मैच करने वाला पिन नंबर। एक भयानक डर ट्रिश के ऊपर हावी हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। अचानक वो तेजी से मुड़ी और उसने उस आदमी की आंखों में अपने नाखून जोर से धंसा दिए। उसे अपनी उंगलियां उसके मांस में धंसती हुई अनुभव हुई। उसके नाखूनों ने उस आदमी के गाल को बुरी तरह से खरोंच दिया। खरोंची हुई जगहों पर 4 गहरे निशान दिखाई देने लगे और तब उसे पता चला कि उसके गाल पर दिखाई दे रहे चारों निशान खून के नहीं बल्कि टैटू के निशान थे। उस आदमी ने गहरा मेकअप कर रखा था जो खरोंचे जाने की वजह से अब निकल चुका था और अंदर से टैटू नजर आ रहे थे। ये शैतान आखिर था कौन? लेकिन तभी उस आदमी ने उसे शैतानों जैसी ताकत से ऊपर उठा लिया और खुले हुए स्क्विड टैंक की तरफ धकेल दिया। अब ट्रिश का चेहरा एथेनॉल के ऊपर था। उससे निकल रही भाप से उसकी नाक के अंदर जलन हो रही थी। आदमी ने दोबारा सवाल किया, तुम्हारा पिन नंबर क्या है? ट्रिश की आंखों में जलन हो रही थी और वो अपने सामने टंकी के अंदर लिक्विड में डूबे स्क्विड के पीले मांस को देख रही थी। ट्रिश के चेहरे को टंकी में रखे लिक्विड के और भी नजदीक लाकर आदमी ने कहा, पिन बताओ। अब उसके गले में बुरी तरह जलन हो रही थी। उसने उगल दिया, 0804। मुझे छोड़ दो प्लीज। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो। और इतना कहते हुए उसने ट्रिश का सिर टंकी में और भी नीचे की तरफ दबा दिया। अब ट्रिश के बाल एथेनॉल से भीग चुके थे। उसने खांसते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, 4 अगस्त मेरा बर्थडे है। थैंक यू ट्रिश। ट्रिश की गर्दन पर उस आदमी के ताकतवर हाथों की जकड़ और भी मजबूत हो गई। तेज झटके के साथ उसने ट्रिश के सिर को टंकी में डुबो दिया। उसकी आंखों में तेज जलन और दर्द हो रहा था। उसका पूरा का पूरा सिर अब एथेनॉल के अंदर डूब चुका था। ट्रिश को लगा जैसे उसका चेहरा स्क्विड के मांसल शरीर में धंसा जा रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और कमर टेढ़ी करके वो अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस हैवान के ताकतवर हाथों के आगे उसकी एक न चली। वो पानी में डूबी रही। कुछ सेकंड बाद आखिरकार सांस लेने के लिए उसका मुंह खुल गया और एथेनॉल बड़ी ही तेजी से उसके शरीर के अंदर जाने लगा। सिर्फ 10 सेकंड के बाद ट्रिश का शरीर निर्जीव हो चुका था। उसकी दुनिया में अंधकार फैल चुका था। मलाख अब उस औरत के निर्जीव शरीर को देख रहा था। उसने थोड़ा ऊपर उठाकर उसे टंकी के अंदर की तरफ धकेलना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो फिसलकर टंकी के अंदर जा चुकी थी, एथेनॉल में पूरी तरह से डूबी हुई। जैसे जैसे उसके कपड़े भारी होते गए वो डूबने लगी और अंधेरे में धीरे धीरे गुम होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ट्रिश डुन का शरीर उस विशाल जीव के ऊपर जाकर ठहर गया। मलाख ने अपने हाथ पहुंचकर प्लेक्सीग्लास का ढक्कन बंद किया और टंकी को सील कर दिया। वेट पॉड में अब एक और सैंपल शामिल हो गया था। उसने जमीन से ट्रिश का की कार्ड उठाकर अपनी जेब में रख लिया। 0804। मलाख ने जब पहली बार लॉबी के अंदर ट्रिश को देखा था तो उसे लगा था कि वो उसके लिए बोझ थी। फिर उसे समझ में आया कि उसका की कार्ड और पिन उसके लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकता था। अगर कैथरीन का डेटा स्टोरेज रूम उतना ही सेफ था जितना पीटर ने बताया था, तो मलाख को अंदाज़ा था कि कैथरीन से उसे खुलवाने में उसे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब उसके पास खुद की चाबी थी। कैथरीन से अपनी बात मनवाने में उसे टाइम खराब करने की अब ज़रूरत नहीं थी। सीधे खड़े होकर मलाख ने खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा। जाहिर था कि उसका मेकअप काफ़ी बिगड़ चुका था, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैथरीन को जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अध्याय 38। साटो ने अपनी नज़रें खोपड़ी से हटाकर लैंगडन की तरफ देखते हुए पूछा, ये कमरा मेसन स्टाइल में बना हुआ है? जी हाँ, इसे ध्यान कुटी कहते हैं, यानी चैम्बर ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसी जगहों को बहुत ही सादगी से और ठंडी जगहों के रूप में बनाया जाता है।
यहाँ पर बैठकर मेसन लोग अपनी नश्वरता के बारे में चिंतन करते हैं। जब वो मौत के अटल होने के बारे में विचार करते हैं तो उनके अंदर जीवन की नश्वरता के बारे में बहुत ही गहरा नज़रिया विकसित होता है। इन कुटियों में हमेशा एक ही तरह के सिंबल्स पाए जाते हैं, खोपड़ी और एक्स के आकार में रखी हुई हड्डियाँ, हंसुआ, रेत घड़ी, गंधक, नमक, खाली कागज़ और मोमबत्ती वगैरह। मौत से जुड़े प्रतीकों को देखकर मेसनों को धरती पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से बिताने की प्रेरणा मिलती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ये कमरा बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन असल में ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। मेसनों की बहुत सारी सरायों में ठीक इसी तरह के कमरे देखने को मिलते हैं। एंडरसन ने सवाल किया, लेकिन ये मेसनों की सराय नहीं है, ये अमेरिकन कैपिटॉल है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारी बिल्डिंग में आखिर इस कमरे का मतलब क्या है। लैंगडन ने उसे समझाते हुए कहा, अरे कभी कभी मेसन लोग अपने ऑफिसों या घरों में भी इस तरह के कमरे बनाते थे। ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। हो सकता है पीटर ने इस जगह को अपने मेसन भाइयों के लिए बनाया हो जो दुनिया के शोर शराबे से कहीं दूर जाना चाहते हों, यानी पावरफुल सांसदों के लिए ध्यान करने की एक जगह जो कानूनों को बनाने से पहले लोगों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों के बारे में कुछ सोचना चाहते हों। साटो ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, वाह वाह, कितनी बढ़िया सोच है ये। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बंद जगह में हंसिए और खोपड़ी के आगे प्रार्थना करने वाले नेताओं से अमेरिकन जनता को काफ़ी परेशानी होती होगी। खैर, जो भी हो, यहाँ पर इंसान की हड्डियों और केमिकल पाउडरों के अलावा भी ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए प्रोफेसर। अगर किसी ने आपको कैम्ब्रिज में घर से ठीक इस कमरे में बुलाया है तो इसका कुछ तो मतलब होगा ही ना। एंडरसन, तुम ठीक से चारों तरफ ढूंढो। एंडरसन की टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। साटो तेजी से उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली, अब ये क्या मुसीबत है। एंडरसन ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और सिगरेट लाइटर बाहर निकाल लिया। फिर उसे जलाकर उसने डेस्क पर रखी मोमबत्ती को जला दिया। जैसे जैसे मोमबत्ती की रोशनी तेज हुई, उनकी आंखों के सामने एक बहुत ही अजीब सा नज़ारा उपस्थित हो गया। एंडरसन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वो देखिए, वहाँ सामने दीवार पर अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षर लिखे थे, VITRIOL। अब ये क्या बला है, साटो ने कहा। लैंगडन ने बताया, असल में ये एक एक्रोनिम है, यानी शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म लैटिन भाषा में होता है। इस तरह के चेंबरों की पिछली दीवार पर इसको अक्सर लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म है विजिटा इंटीरियोरा टेरे रेक्टिफिकेंडो इनवीनिस ओकल्टम लैपिडम, यानी धरती के अंदर की यात्रा करो और इसे ठीक तरीके से करने से तुम्हें छिपा हुआ पत्थर मिलेगा। साटो की नज़रें और भी तीखी हो गईं। छिपे हुए पत्थर का छिपे हुए पिरामिड से कोई संबंध तो नहीं है। लैंगडन ने कंधे उचकाए। जो लोग वॉशिंगटन में छिपे हुए पिरामिड के बारे में फैंटेसी कहानियां गढ़ते हैं वो आपसे कहेंगे कि ओकल्टम लैपिडम का इशारा पत्थर के बने पिरामिड की तरफ ही है। लेकिन दूसरे लोग आपको ये कहेंगे कि इस शब्द का मतलब है फिलोसोफर स्टोन, जिसके बारे में अल्केमी में यकीन रखने वाले लोगों का मानना था कि ये उन्हें अमर कर सकता है या फिर पारे को सोने में बदल सकता है। कुछ ईसाइयों का मानना है कि इसका इशारा सेंट पीटर की गूढ़ शिक्षाओं की तरफ है, जिसे द रॉक कहते हैं। हर आध्यात्मिक परंपरा इस स्टोन को अपने अपने ढंग से समझती और समझाती है, लेकिन सभी के अंदर ओकल्टम लैपिडम को शक्ति और ज्ञान का सोर्स माना गया है। एंडरसन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि सोलोमन ने इस आदमी से झूठ बोला हो। लैंगडन के दिमाग में भी ऐसी ही बात चल रही थी। तभी अचानक मोमबत्ती की लौ एक पल के लिए धीमी हो गई, जैसे हवा का झोंका आया हो। थोड़ी देर के लिए रोशनी कम हुई और फिर से मोमबत्ती तेज रोशनी से जलने लगी। एंडरसन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, ये कैसी अजीब सी बात है, कहीं किसी ने ऊपर वाला दरवाज़ा बंद तो नहीं किया। फिर वो तेजी से चैम्बर से बाहर निकला और अंधेरे में हॉलवे में आगे बढ़ गया। लैंगडन ने उसके बाहर निकलने पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान अचानक पिछली दीवार पर चला गया था। उसे लगा जैसे अभी अभी उसने कोई अजीब चीज़ देखी थी। एक पल पहले उसे ऐसा लगा जैसे पिछली दीवार पर कोई बिजली सी कौंधी हो, जैसे ऊर्जा का कोई बहाव उससे होकर गुजरा हो। एंडरसन एक पल बाद फिर से कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ तो कोई भी नहीं है, उसने कहा। उसके अंदर घुसते ही दीवार पर फिर से वही बिजली कौंधने की लाइन दिखाई दी। काफ़ी देर तक तीनों भौचक्के से खड़े पीछे की दीवार को घूरते रहे, और जब लैंगडन को ये समझ में आया कि वे लोग किस चीज़ को घूर रहे हैं तो उसे जैसे बिजली का झटका सा लगा। उसने अनमने ढंग से पीछे की दीवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ।
ये दीवार नहीं है, उसने कहा। एंडरसन और साटो और भी नजदीक आ गए। वो भी उसे लगातार घूर रहे थे। ये तो कैनवास है और ये हवा से फूला हुआ है, साटो ने कहा। जी हाँ, और वो भी बहुत ही अजीब ढंग से। कैनवास की चमक ने मोमबत्ती की रोशनी को एक अजीब ढंग से परावर्तित कर दिया था, क्योंकि कैनवास कमरे की दूसरी तरफ से फूल गया था, पिछली दीवार की सतह से होता हुआ पीछे की तरफ गुब्बारे की तरह। साटो ने हुक्म दिया, हटाओ इसे। लैंगडन का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आगे बढ़कर कैनवास बैनर के एक किनारे को पकड़ लिया और उसे धीरे से एक तरफ खींचने लगा। उसके पीछे छिपी हुई चीज को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। साटो और एंडरसन भी हैरानी में पड़े चुपचाप खड़े हुए थे। पिछली दीवार में बनी बाहर निकलने वाली जगह को देखकर वो बहुत ही हैरान थे। आखिरकार साटो ने ही कहा, ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें अपना पिरामिड मिल गया है। अध्याय 39। लैंगडन चैम्बर की पिछली दीवार में बने इस बड़े से छेद को लगातार घूर रहा था। कैनवास के बैनर के ठीक पीछे दीवार को काटकर एक पूरी तरह से वर्ग के आकार का छेद बना हुआ था। ये करीब 3 फीट लंबा और चौड़ा था। लगता था इसे दीवार से ईंटों को हटाकर बनाया गया था। अंधेरे में देखते हुए एक पल के लिए लैंगडन को लगा कि शायद ये किसी दूसरे कमरे में जाने के लिए बनाया गया एक रास्ता था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये छेद दीवार में बस कुछ ही फीट अंदर जाकर बंद हो रहा था, जैसे सामान वगैरह को रखने के लिए दीवार में बना कोई ताखा या आला। इसी ताखे के भीतर एक छोटी सी चीज नजर आ रही थी। ग्रेनाइट पत्थर की बनी ये चीज करीब 9 इंच ऊंची थी। इसकी सतह खूबसूरत और चिकनी थी और इसकी चारों सतहों की पॉलिश मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। लैंगडन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस चीज के यहाँ होने का क्या मतलब था। साटो ने थोड़े तीखे स्वर में कहा, आपके चेहरे पर हैरानी के भावों को देखकर ये लग रहा है प्रोफेसर कि आमतौर पर इस तरह की चीजें ध्यान कमरे में नहीं पाई जाती हैं। तो शायद अब आप अपने वॉशिंगटन के भीतर मेसनों के पिरामिड के छिपे होने के बारे में अपनी राय पर दोबारा से गौर करना चाहेंगे। लेकिन डायरेक्टर, ये छोटा सा पिरामिड मेसनों का पिरामिड कतई नहीं है। ये किसी भी तरह से मिथक वाले पिरामिड से नहीं मिलता जुलता है। मेसनों के पिरामिड का आकार बहुत ही विशाल बताया जाता है और उसका ऊपर का हिस्सा यानी शीर्ष ठोस सोने का बना हुआ होता है। लैंगडन को अच्छी तरह से पता था कि ये छोटे आकार का पिरामिड असल में सही अर्थों में पिरामिड था भी नहीं, क्योंकि इसका ऊपर का हिस्सा एकदम सपाट था। नुकीले शीर्ष के बिना ये बिल्कुल अलग तरह का सिंबल था। इसे अपूर्ण पिरामिड के रूप में जाना जाता था, जो प्रतीकात्मक रूप से हमें याद दिलाता था कि इंसानी संभावनाओं को हकीकत में बदलना लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ये प्रतीक दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में बनाया गया निशान है। अब तक इसकी 20 अरब कॉपियां बन चुकी हैं। $1 के हर नोट पर इसकी कॉपी बनी हुई है। आज भी ये अपने चमकदार शीर्ष का इंतजार कर रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि अमेरिका अब भी अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से ठोस रूप नहीं दे पाया है। साटो ने पिरामिड की तरफ इशारा करते हुए एंडरसन से कहा, इसे उठाओ, मैं इसे नज़दीक से देखना चाहती हूँ। फिर वो मेज़ पर रखी खोपड़ी और क्रॉस की शक्ल में रखी हड्डियों को बिना किसी सम्मान के एक तरफ खिसकाकर पिरामिड के लिए जगह बनाने लगी। लैंगडन को ऐसा लगने लगा कि वे लोग कब्र से चोरियां करने वाले टुच्चे लोगों की तरह थे, जो किसी की प्राइवेट पूजा की जगह को अपवित्र करने में लगे हुए थे। एंडरसन तेजी से लैंगडन को पार करके ताखे के पास पहुंचा और उसने पिरामिड के दोनों तरफ अपनी हथेलियां लगा दी। जब वो उसे उठा नहीं पाया तो उसने इसे खिसकाकर लकड़ी के डेस्क पर गिरा दिया। साटो को जगह देने के लिए वो पीछे हट गया। डायरेक्टर ने मोमबत्ती को पिरामिड के पास लाकर रखा और उसकी पॉलिश की हुई सतह को गौर से देखने लगी। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके ऊपर फिराने लगी और पिरामिड के सपाट शीर्ष के 1-1 इंच और फिर उसके किनारों को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे से निराशा झलक रही थी। प्रोफेसर, आपने पहले कहा था कि मेसनों का पिरामिड गूढ़ सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। तो मान लीजिए कि पीटर के किडनैपर्स को ये यकीन था कि मेसनों का पिरामिड यही है, तो उसे ये भी यकीन होगा कि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल सूचनाएं छिपी हुई हैं। लैंगडन ने थोड़ा परेशानी भरे स्वर में कहा, हाँ, वैसे अगर उसको वो सूचनाएं मिल भी जाती तो शायद वो उनको पढ़ नहीं पाता। जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनके हिसाब से पिरामिड के अंदर जो सूचनाएं छिपाई गई हैं उनको कोड लैंग्वेज में रखा गया है, जिसको हर एक के लिए पढ़ पाना संभव नहीं है। हाँ, जो लोग ज्ञान के पात्र हैं उनकी बात अलग है। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं प्रोफेसर।
देखिए डायरेक्टर, कहानियों में जिन खजानों का जिक्र है वो हमेशा योग्य व्यक्ति की पहचान के आधार पर छिपाए जाते हैं। शायद आपको चट्टान में छिपी तलवार की कहानी याद होगी, जिसमें कहा गया है कि वो चट्टान आर्थर के अलावा किसी को भी तलवार देने को राजी नहीं थी, क्योंकि आर्थर आध्यात्मिक रूप से उस तलवार की अद्भुत शक्ति के प्रयोग के लिए तैयार था। मैसनों का पिरामिड भी इसी विचार पर आधारित है। यहाँ पर सूचना ही वो खजाना है और कहा जाता है कि इसे कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत पहले खो गए दुनिया के वो शब्द जिनको केवल योग्य व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं। साटो के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। ओह, तो शायद यही कारण था कि आज की रात आपको यहाँ बुलाया गया है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि किसी की नज़रों में आप वो योग्य या पात्र व्यक्ति हैं। और फिर बड़े ही शांत भाव से साटो ने उस पिरामिड को पूरे 180 डिग्री घुमाकर वापस अपनी पुरानी स्थिति में खड़ा कर दिया। अध्याय 40। कैथरीन बेचैन थी। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। वो डॉक्टर एबेडन को ये बताना भूल गई थी कि उसकी लैब के अंदर का सफ़र थोड़ा अजीब हो सकता था, लेकिन वो इस बात की कल्पना नहीं कर पा रही थी कि अंधेरे के बावजूद उनकी चाल इतनी धीमी हो सकती थी। अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। वो एग्जिट गेट की तरफ गई और उसने शीशे वाले दरवाजे को झटक कर खोल दिया। सामने शून्य दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ी देर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और लॉबी पर बैठे आदमी को मोबाइल लगाया। मैं कैथरीन बोल रही हूँ, क्या ट्रिश वहाँ पर है? जी नहीं मैम, वो तो आपके मेहमान के साथ करीब 10 मिनट पहले अंदर गई हैं। ओह, क्या वाकई? लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी तक पॉड 5 तक पहुँचे भी नहीं हैं। 1 मिनट रुकिए मैम, मैं देखता हूँ। फिर चेक करने के बाद गार्ड ने बताया, हाँ आप ठीक कह रही हैं। मिस डुन के की कार्ड के लॉग के हिसाब से उन्होंने अभी पॉड 5 का दरवाज़ा नहीं खोला है। करीब 8 मिनट पहले वो पॉड 3 में घुसे थे। मुझे लगता है कि अंदर जाते हुए वो शायद आपके मेहमान को कुछ दिखा रही होंगी। कैथरीन के चेहरे पर नाराज़गी के भाव आए। ये खबर थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन उसे मालूम था कि ट्रिश पॉड 3 में ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। वहाँ की बदबू काफ़ी भयंकर है। उसने कहा, शुक्रिया, क्या मेरे भाई आ चुके हैं? जी नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। थैंक यू। फ़ोन वापस रखते हुए कैथरीन को एक अजीब सी कंपकपी का अनुभव हुआ। ये ठीक वैसा ही अनुभव था जो उसे डॉक्टर एबेडन के घर में घुसने के समय हुआ था। कैथरीन ने खुद से कहा, कोई खास बात नहीं है, मुझे यूं ही ऐसा लग रहा है। लेकिन उसकी छठी इंद्री ने उसके साथ धोखा किया था, बहुत ही बुरी तरह से। अध्याय 41। रॉबर्ट लैंगडन पत्थर के पिरामिड को स्टडी कर रहा था। पिरामिड की सामने वाली सतह पर चिकने पत्थर में 16 निशान खास ढंग से खोदे गए थे। साटो ने कहा, मुझे लगता है कि आप इसे पढ़ सकते हैं प्रोफेसर, क्योंकि आपको खास इसी काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। पत्थर पर बने ये निशान किसी कोड की तरह से लग रहे हैं। क्या आप इनका मतलब मुझे बता सकते हैं? लैंगडन ने मन ही मन सोचा, ये कोई कोड या आइकन नहीं है, ये सिंबल्स हैं। असल में पत्थर पर खुदी उस भाषा को उसने देखते ही पहचान लिया था। ये 17वीं शताब्दी की एक कोड भाषा थी और इसे खोलना या डिसाइफर करना लैंगडन अच्छी तरह से जानता था। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन मैम, ये पिरामिड पीटर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट हो या नहीं प्रोफेसर, अगर इस कोड को पढ़ने के लिए आपको वॉशिंगटन से यहाँ बुलाया गया है तो इस मामले में आपके सामने और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तभी साटो के ब्लैकबेरी से तेज पिंग की आवाज़ आई। उसने झट से अपनी जेब से फ़ोन बाहर निकाला और उस पर आए संदेश को बार बार पढ़ने लगी। लैंगडन को हैरानी हो रही थी कि कैपिटॉल बिल्डिंग के अंदर काम करने वाला वायरलेस नेटवर्क इतने अंदर तक भी सिग्नल भेजने में समर्थ था। साटो ने एक हुंकार सी भरी और एंडरसन से कहा, चीफ, मुझे आपसे अलग से कुछ बात करनी है। फिर उसने एंडरसन को एक तरफ चलने का इशारा किया और दोनों घुप अंधेरे हॉलवे में गायब हो गए। अब पीटर के ध्यान कक्ष के अंदर मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में लैंगडन अकेला खड़ा था। बाहर अंधेरे में साटो के साथ चलते हुए एंडरसन ने अपना टॉर्च जला लिया। रोशनी कमज़ोर थी, लेकिन कुछ नहीं की तुलना में तो बेहतर ही थी। साटो थोड़ी दूर तक चलती रही जब तक वो लैंगडन की नज़रों से ओझल ना हो गए। फिर उसने एंडरसन के हाथ में ब्लैकबेरी को थमाते हुए फुसफुसाकर कहा, ज़रा इसे देखो चीफ, वो इसे लेकर सारी रात यहाँ पर था, लेकिन लैंगडन ने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? एंडरसन ने ब्लैकबेरी अपने हाथ में ले लिया और आंखें सिकोड़कर उसकी चमकती हुई स्क्रीन को देखने लगा। ये लैंगडन के बैग का एक्सरे था और जैसा कि हर एक्सरे में होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाली चीज़
सबसे ज्यादा सफेद रंग में दिखाई दे रही थी। लैंगडन के थैले में एक ही चीज की छवि दूसरी बाकी सारी चीजों पर भारी पड़ रही थी। जाहिर था कि ये कोई बहुत ही ज्यादा घनत्व वाली चीज थी जो बाकी चीजों के एक्सरे के बीच किसी रत्न की तरह से चमक रही थी। तभी कॉरिडोर से आ रही हल्की सरसराहट की आवाज ने एंडरसन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने टॉर्च की रोशनी को आवाज की दिशा में घुमाया, लेकिन सामने सिर्फ सुनसान कॉरिडोर दिखाई दे रहा था। एंडरसन ने थोड़ी देर और कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई आहट सुनाई दे, लेकिन फिर उसने उस बात को अपने दिमाग से झटक दिया। दूसरी तरफ मोमबत्ती की रोशनी से प्रकाशित चैम्बर में खड़ा लैंगडन पिरामिड पर खुदे अक्षरों पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था। तभी साटो ने उसके पीछे से तेज आवाज में कहा, एक प्रॉब्लम हो गई है प्रोफेसर। इतना कहकर उसने अपना ब्लैकबेरी लैंगडन के चेहरे के सामने कर दिया। लैंगडन ने हैरानी से उस स्क्रीन को देखा जिस पर एक उल्टी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई दे रही थी। फोटो में कई चीजें एक साथ गड्ढमड दिखाई दे रही थी और उनमें से एक चीज काफी तेजी से चमक रही थी। लैंगडन ने हैरानी से साटो की तरफ देखकर पूछा, ये क्या है? इस सवाल ने साटो के गुस्से में आग में घी का काम किया। आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है? लैंगडन भी गुस्से से बिफर पड़ा। मैं कुछ भी दिखाने या छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं डायरेक्टर। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। बकवास! आप इसे अपने थैले में लेकर पूरी रात घूमते रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। लैंगडन कुछ बोलते बोलते रुक गया। अब उसकी नजरें धीरे धीरे अपने थैले को घूर रही थीं। फिर उसने दोबारा ब्लैकबेरी की तरफ देखा। उसकी समझ में आ गया कि वो अपने ही बैग की एक्सरे तस्वीर को देख रहा था और साथ ही पीटर के क्यूब वाले आकार के पैकेज को भी। असल में वो क्यूब एक खोखले बॉक्स की तरह था जिसके अंदर वो पिरामिड रखा हुआ था। लैंगडन के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पाया। इस नई जानकारी ने जैसे उसके फेफड़ों की सारी हवा ही निकाल दी थी। कितना सरल, शुद्ध और घातक था ये। वो डेस्क पर रखे पत्थर के बने कटे हुए पिरामिड की तरफ देखने लगा। उसके ऊपर का हिस्सा एकदम सपाट था। एक छोटा सा स्क्वायर हिस्सा, अपने अंतिम हिस्से का इंतजार कर रही एक खाली जगह, एक ऐसा टुकड़ा जो इस अधूरे पिरामिड को सच्चे पिरामिड में बदल सकता था। और अब लैंगडन को समझ में आया कि वो जिस चीज को अपने थैले में लेकर घूम रहा था वो असल में पिरामिड नहीं बल्कि उसके शीर्ष को पूरा करने वाला हिस्सा था, यानी कैपस्टोन। और उसी वक्त उसकी समझ में ये भी आ गया कि इस पिरामिड के रहस्य को सुलझाने में सिर्फ वही सक्षम क्यों था, क्योंकि उसी के पास ही उस पिरामिड का आखिरी टुकड़ा था। और बेशक ये एक तावीज़ भी था। जब पीटर ने लैंगडन को कहा था कि उस थैले में एक तावीज़ है तो लैंगडन को इस बात पर हंसी आई थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके दोस्त ने सही कहा था। ये छोटा सा कैपस्टोन तावीज़ था, लेकिन किसी जादू की तरह वाला तावीज़ नहीं, बल्कि उससे भी बहुत पुरानी कोई चीज़। तावीज़ के साथ जादू का अर्थ जुड़ने से पहले उसका एक दूसरा मतलब होता था, पूरा करना या पूर्ण बनाना। ये ग्रीक भाषा के शब्द तलिस्मा से बना था, जिसका मतलब होता है पूर्ण। यानी तावीज़ या तलिस्मान किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी दूसरी चीज़ को पूरा बनाती है, पूर्ण करने वाला तत्व। सिंबॉलिक रूप से कैपस्टोन को अल्टीमेट या सर्वोच्च तलिस्मान या तावीज़ कहा जा सकता है, जो एक अधूरे पिरामिड को पूरा करके उसे मेसनों के पिरामिड का स्वरूप दे सकता है। ये सारी बातें लैंगडन के दिमाग में घूम रही थी और साटो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, एक बहुत ही होशियार आदमी होने के बावजूद भी आज की रात आपने कुछ बड़ी गलतियां की हैं प्रोफेसर। आपने खुफिया विभाग के आदमी के साथ झूठ बोला है, CIA की जांच में जानबूझकर रोड़े अटकाए हैं। लेकिन डायरेक्टर, मैं आपको इसकी सफाई दे सकता हूं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। इसकी सफाई तो आप CIA के हेडक्वार्टर में देंगे प्रोफेसर। मैं अभी की अभी आपको अरेस्ट कर रही हूँ। लैंगडन का शरीर जैसे अकड़ गया। क्या आप सीरियस हैं? जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज की रात बहुत बड़ी चीज़ें दांव पर लगी हुई हैं, लेकिन आपने मुझसे सहयोग नहीं करने का फैसला किया। मैं आपको गंभीरता से सलाह देना चाहती हूँ कि आप इस पिरामिड पर खुदे संकेतों की व्याख्या करना शुरू कर दें, ताकि जब हम CIA के ऑफिस पहुँचें तो हमारे एनालिस्ट्स को आगे काम करने का रास्ता पहले से ही पता चल चुका हो। लैंगडन ने इस बात का विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तब तक साटो एंडरसन की तरफ बढ़ चुकी थी। चीफ, पत्थर वाले पिरामिड को लैंगडन के बैग में लेकर चलो। मिस्टर लैंगडन को अरेस्ट करने का काम मैं करूंगी, और अपनी गन मुझे दे दो। एंडरसन से गन लेकर साटो ने लैंगडन के ऊपर तान दी। एंडरसन उसके पास आया और उसने उसके कंधे से झोला उतार कर पिरामिड को उसमें रख दिया।
साथ ही उसने झोले के अंदर लैंगडन के नोट्स और छोटे से पैकेट को भी रख दिया। तभी हॉलवे में किसी के चलने की सरसराहट जैसी आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाजे के पास किसी इंसान की काली आकृति उभरी जो तेजी से चैम्बर की तरफ बढ़ रही थी। चीफ ने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा था। एक ही पल में उस अजनबी आदमी ने अपना कंधा नीचे करते हुए एंडरसन की पीठ में जोर से धक्का मारा। वो लड़खड़ाकर आगे झुक गया और उसका सिर पत्थर के ताखे के किनारे से टकरा गया। वो धड़ाम से नीचे गिरकर डेस्क पर दोहरा हो गया। डेस्क पर रखी हड्डियां और दूसरे सामान इधर उधर बिखर गए। साटो इस गडमड हालत के बीच तेजी से मुड़ी। उसने अपनी बंदूक तान दी, लेकिन जबरदस्ती भीतर घुस आए आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उस पर पैर की हड्डी से जोर से हमला किया। साटो के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वो पीछे की तरफ जा गिरी। बंदूक भी उसके हाथ से नीचे गिर चुकी थी। आने वाले आदमी ने जोर से लात मारकर बंदूक को दूर हटा दिया। फिर वो तेजी से लैंगडन की तरफ बढ़ा। उस आदमी का कद लंबा और शरीर छरहरा था। एक खूबसूरत अफ्रीकी अमेरिकन व्यक्ति जिसे लैंगडन ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसने तेज आवाज में हुक्म दिया, प्रोफेसर, इस पिरामिड को उठाओ और फुर्ती से मेरे पीछे पीछे आओ। अध्याय 42। ये साफ जाहिर हो रहा था कि जो अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति लैंगडन को कैपिटॉल बिल्डिंग के अंदर बनी भूल भुलैया में साथ लेकर चल रहा था वो वाकई कोई पावरफुल इंसान था। उसे अगल बगल के कॉरिडोर्स और उनके पीछे बने कमरों की जानकारी तो थी ही, साथ ही इस भव्य से अजनबी के हाथ में एक चाबी भी थी जिससे वो रास्ता रोकने वाले हर दरवाजे को खोलता जा रहा था। लैंगडन उसके पीछे पीछे चलता रहा और तेजी से अनजानी सीढ़ियां चढ़ता रहा। पिछले कुछ मिनटों में हुई घटनाओं के पीछे कोई भी तर्क उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो बस वो अपने दिल की आवाज़ के सहारे बढ़ता जा रहा था। उसे अंदर से कहीं ऐसा लग रहा था कि इस अजनबी पर भरोसा किया जा सकता था। साटो की हिरासत से बचाने के अलावा इस आदमी ने पीटर सोलोमन के पिरामिड की रक्षा का काम भी किया था। भले ही वो पिरामिड कुछ भी चीज़ हो, उसका मकसद अब भी एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन लैंगडन ने उसकी उंगलियों में चमकती वो सोने की अंगूठी देख ली थी जो उसे कुछ संकेत कर रही थी। ये वही मैसनों वाली अंगूठी थी जिस पर 2 सिर वाला फीनिक्स बना होता था और 33 लिखा होता था। बेशक पीटर सोलोमन और ये आदमी भरोसेमंद दोस्तों से भी बढ़कर थे। वो सबसे ऊंचे पदों पर आसीन मेसन ब्रदर्स थे। लैंगडन उसके साथ चलता हुआ आखिरकार उसी मेहमान कमरे में पहुंच गया जहां से वो थोड़ी देर पहले आए थे। लेकिन दुर्भाग्य से कैपिटॉल का एक पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच चुका था। अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति ने कहा, ऑफिसर नूनेज, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ। गार्ड थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए ऑर्डर मान लिया। तीनों लोग तेजी से मेहमानों वाले कमरे के दक्षिण पूर्वी छोर की तरफ जाने लगे। आगे एक छोटे से फॉयर और कई भारी भरकम दरवाजों के सामने नारंगी रंग के पायलॉन उनका रास्ता रोककर खड़े थे। यहाँ दरवाजे मास्किंग टेप से सील किए हुए थे ताकि आगे जो भी काम चल रहा हो उससे उड़ने वाली धूल इस कमरे तक ना पहुंच पाए। उस आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजे पर लगे टेप को हटा दिया। फिर उसने अपने चाबियों के छल्ले को उलटते पलटते हुए गार्ड से कहा, हमारे दोस्त चीफ एंडरसन नीचे वाले तहखाने में हैं। हो सकता है कि वो घायल हों। क्या तुम जाकर उन्हें देखना चाहोगे? जी हाँ सर। नूनेज जितना परेशान था उतना ही हैरान भी था। उस आदमी ने एक चाबी को भारी दरवाजे के ताले में डालकर घुमाते हुए कहा, और हाँ नूनेज, सबसे खास बात, तुमने हम लोगों को नहीं देखा है, ये याद रखना। हमारे अंदर घुसने के बाद इस दरवाजे का ताला बंद कर दो और टेप को जहाँ तक हो सके पहले की ही तरह लगा दो। चाबी को जेब में रख लो और तुम्हें किसी से भी कुछ नहीं कहना है, अपने चीफ से भी नहीं। समझ गए ऑफिसर नूनेज? गार्ड ने जल्दी से चाबी को थामा और बोला, जी हाँ सर, बिल्कुल समझ गया। वो आदमी तेजी से दरवाजे के अंदर घुस गया और उसके पीछे पीछे लैंगडन भी। उनके घुसते ही गार्ड ने ताला बंद कर दिया। लैंगडन ने सुना कि वो फिर से उस जगह पर टेप चिपका रहा था। अमेरिकी अफ्रीकी आदमी ने कहा, प्रोफेसर लैंगडन, मेरा नाम वॉरेन बेलामी है और पीटर सोलोमन मेरा बहुत ही पक्का दोस्त है। लैंगडन ने हैरानी से उस आदमी को देखा। वो कैपिटॉल बिल्डिंग के आर्किटेक्ट से कभी मिला तो नहीं था, लेकिन उसका नाम वो ज़रूर जानता था। बेलामी ने कहा, पीटर आपकी बहुत तारीफ करते हैं प्रोफेसर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोग इस तरह के अजीब हालातों के बीच मिल रहे हैं। मिस्टर बेलामी, पीटर बहुत बड़ी मुश्किल में है। उनका हाथ। बेलामी ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे पता है प्रोफेसर, लेकिन मुझे ये भी डर है कि ये सूचना आधी से भी कम है। ये बातें करते करते दोनों तेज़ी से गलियारों में आगे भी बढ़ते जा रहे थे और ठीक उसी समय SMCC में
मलाख पॉड 3 से बाहर निकलकर पॉड 5 की तरफ बढ़ रहा था। उसने ट्रिश के की कार्ड को मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। उसे अभी अभी कैपिटॉल बिल्डिंग से एक जरूरी खबर मिली थी। उसका वहां का कॉन्टैक्ट अचानक किसी समस्या में पड़ गया था, लेकिन इसके बावजूद खबर उत्साह बढ़ाने वाली थी। रॉबर्ट लैंगडन के पास अब पिरामिड और उसका कैपस्टोन दोनों आ चुके थे। भले ही चीजें अप्रत्याशित ढंग से घटी हों, लेकिन जो जरूरी काम थे वो ठीक से चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात किस्मत खुद घटनाओं को रास्ता दिखा रही हो, ताकि मलाख को जीत हासिल हो सके। अध्याय 43। लंबी सुरंग के भीतर वॉरेन बेलामी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लैंगडन को अब लगने लगा था कि सामने दिखाई दे रही घटनाओं के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा था जो उसकी कल्पना से भी आगे था। तभी लैंगडन का मोबाइल फोन बजा। दूसरी तरफ से वही परिचित डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। प्रोफेसर, मैंने सुना है कोई अजनबी आदमी आपके साथ है। लैंगडन के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो जोर से बोला, पीटर कहाँ है? फिक्र मत कीजिए प्रोफेसर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पीटर एकदम सेफ है। तुमने उसके हाथ काट दिए हैं। फॉर गॉड सेक, उसे डॉक्टर की जरूरत है। नहीं प्रोफेसर, उसे पुजारी की जरूरत है, और अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम उसकी जान बचा सकते हो। पीटर जिंदा रहेगा, ये मेरा वादा है। एक पागल आदमी की बात का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। पागल आदमी? आज की रात मैंने प्राचीन परंपराओं का जितने सम्मान के साथ पालन किया है, क्या वो कोई पागल आदमी कर सकता है? द हैंड ऑफ मिस्ट्रीज ने तुम्हें पोर्टल का रास्ता दिखाया, उसी पिरामिड का जो प्राचीन ज्ञान को खोल सकता है, और मैं जानता हूं कि वो ज्ञान अब तुम्हारे हाथ में है। लैंगडन और भी गुस्से से भुनभुनाया। तुम्हें ये लगता है कि ये मैसनों वाला पिरामिड है? ये बस चट्टान का एक टुकड़ा है। मिस्टर लैंगडन, आप इतने होशियार तो जरूर हैं कि इतना बेवकूफ दिखने का ड्रामा नहीं कर सकते। आपको अच्छी तरह पता है कि आज की रात आपने क्या देखा है। पत्थर का पिरामिड, जिसे एक बहुत ही पावरफुल मेसन ने वॉशिंगटन डीसी के सेंटर में छिपाया है। तुम एक कहानी का पीछा कर रहे हो बस। पीटर ने तुम्हें जो भी बताया होगा वो सिर्फ डर की वजह से कहा होगा। मेसनों के पिरामिड वाली बात सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत नहीं। मेसनों ने अपने ज्ञान को छुपाने के लिए कभी कोई पिरामिड नहीं बनाया, और अगर बनाया भी होगा तो ये उस काम के लिए बहुत छोटा है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। वो आदमी हंसा और बोला, हाँ, मुझे लगता है कि पीटर ने शायद तुम्हें बहुत कम जानकारी दी है। खैर, तुम्हारे पास अभी जो चीज़ है उसके बारे में तुम भले ही कुछ भी सोचते रहो, लेकिन करना तुम्हें वो होगा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जिस पिरामिड को साथ लेकर चल रहे हो उसमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं। तुम हमारे लिए उन निशानों के अर्थ ढूंढोगे, और सिर्फ उसके बाद ही मैं पीटर सोलोमन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देखो, तुम चाहे जो भी हो और इस पिरामिड पर बने संकेतों के बारे में चाहे जो भी सोचते हो, लेकिन इनके अंदर कोई प्राचीन रहस्य नहीं छिपा हुआ है। हाँ, मुझे पता है प्रोफेसर। वो रहस्य इतने बड़े हैं कि पत्थर के एक छोटे से पिरामिड के एक तरफ उनको लिखना संभव ही नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि पिरामिड पर जो साइफर लिखा है तुम उसे पढ़ो और उसे सॉल्व करो, और वो तुम्हें उस चीज के बारे में जानकारी देगा जहां पर इंसानियत के सबसे बड़े खजाने को छिपा कर रखा गया है। समझे कुछ? सुरंग में चलते हुए लैंगडन अचानक रुक गया। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि असल में ये पिरामिड एक मैप है, यानी एक नक्शा? बेलामी भी रुक गया। उसके चेहरे पर डर और सदमे का भाव दिखाई दे रहा था। साफ लग रहा था कि फोन करने वाले ने उसकी किसी दुखती रग को छू दिया था। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, ये नक्शा या पिरामिड या पोर्टल, इसे चाहे जो भी नाम दे लो प्रोफेसर, प्राचीन रहस्यों को छिपाने के लिए इसे बहुत पहले बनाया गया था ताकि उन रहस्यों को भुलाया न जा सके। ये सिर्फ 16 निशानों वाला एक ग्रिड है, इसे नक्शा कहना ठीक नहीं होगा। बाहर का रूप आंखों को धोखा दे सकता है प्रोफेसर, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस साइफर को सॉल्व करने की पावर सिर्फ आपके पास है प्रोफेसर। जी नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। इस साइफर को कोई भी पढ़ सकता है, ये कोई जटिल चीज नहीं है। देखिए प्रोफेसर, इस पिरामिड को देखकर जितना लगता है, असल में उसके अंदर उससे कहीं ज्यादा चीजें छिपी हुई हैं। और फिर कैपस्टोन भी तो तुम्हारे ही पास है। अभी फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ काम है
और तुम्हें भी है। अभी के लिए मैं फ़ोन बंद करता हूँ। जैसे ही नक्शे को समझ जाओ मुझे फ़ोन करना, और फिर हम दोनों उस जगह पर साथ साथ चलेंगे जहाँ पर मैंने तुम्हारी चीज़ को छिपा कर रखा है, और फिर हम अदला बदली कर लेंगे। मैं तुम्हें पीटर की ज़िंदगी दूंगा और तुम उसके बदले में मुझे युगों युगों का ज्ञान दोगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, खासकर पीटर के जिंदा होने के सबूत के बिना। मेरी तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सलाह है प्रोफेसर, कि तुम अभी मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। इस विशाल मशीन में तुम बस एक छोटे से पुर्जे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या मुझे ढूंढने की कोशिश की तो कसम खाकर कहता हूँ पीटर जिंदा नहीं बचेगा। जहां तक मुझे लगता है तुम पीटर को अब तक मार चुके हो। बिल्कुल नहीं प्रोफेसर, वो पूरी तरह से जिंदा है, लेकिन हाँ, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम ढूंढ क्या रहे हो? प्राचीन रहस्यों के बारे में बहुत सारे लोगों ने खोज की है और इसकी शक्ति के बारे में बहसें भी हुई हैं। आज की रात मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये रहस्यमय शक्तियाँ पूरी तरह से वास्तविक हैं, और मेरी सलाह है कि तुम बिना देर किए नक्शे पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आज ही चाहिए, समझे? अध्याय 44। अपने मैनहट्टन वाले ऑफिस में न्यूयॉर्क निवासी संपादक फॉकमैन लाइटें बंद कर रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसे इस समय फ़ोन उठाने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी में रॉबर्ट लैंगडन का नाम देखा तो फुर्ती से फ़ोन उठाया। उधर से लैंगडन की हैरान परेशान सी आवाज़ आई, जॉनस, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हें याद होगा, पिछले साल मैंने तुम्हारा परिचय कैथरीन सोलोमन नाम की एक साइंटिस्ट से करवाया था, पीटर सोलोमन की बहन। वो नॉयटिक साइंसेस के बारे में एक किताब के लिए पब्लिशर ढूंढ रही थी। तुम्हें याद है ना? फॉकमैन ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई। हाँ, बिल्कुल याद है, और उससे मेरा परिचय कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसने ना तो मुझे अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को पढ़ने दिया था और ना ही एक खास तारीख के आने से पहले कुछ छापने की परमिशन दी थी। जॉनस, मेरी बात सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कैथरीन का फ़ोन नंबर चाहिए, तुरंत। क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो रॉबर्ट, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। कैथरीन देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन तुम उसे अपने... ये मजाक का टाइम नहीं है जॉनस, मुझे तुरंत उसका नंबर चाहिए। अच्छा ठीक है, रुको। फॉकमैन और लैंगडन की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि लैंगडन कब गंभीर होता था। उसने एक सर्च विंडो में कैथरीन का नाम टाइप किया और जल्दी ही उसे उसका मोबाइल नंबर मिल गया। फॉकमैन ने नंबर रॉबर्ट को दे दिया। थैंक यू जॉनस, ये मेरे ऊपर तुम्हारा एक कर्ज रहा। मुझे तुम्हें एक मैन्युस्क्रिप्ट देनी है रॉबर्ट। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कितना टाइम लगेगा? लेकिन बिना कोई जवाब दिए रॉबर्ट फ़ोन काट चुका था। फॉकमैन दांत भींचकर रिसीवर को घूरने लगा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। इन लेखकों के बिना किताबों को छापने का काम कितना आसान होता, उसने सोचा। अध्याय 45। कैथरीन सोलोमन ने अपने कॉलर आईडी पर दिख रहे नाम को देखा तो उसे एक बार फिर से चेक किया। उसे लगा था कि ये ट्रिश का फ़ोन होगा। वो जानना चाहती थी कि क्रिस्टोफर एबेडन के आने में इतनी देर क्यों हो रही थी, लेकिन ये ट्रिश का फ़ोन नहीं था, ये तो रॉबर्ट लैंगडन था। कैथरीन के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपना फ़ोन फ्लिप करके खोला और बोली, ओहो, क्या बात है रॉबर्ट, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई अचानक? कैथरीन, शुक्र है कि तुम ठीक हो, कैथरीन ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये ज़रूर परेशान करने वाली बात है कि पिछली गर्मियों में पीटर के घर पर हुई पार्टी के बाद आज तुम पहली बार मुझे फ़ोन कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो कैथरीन, आज की रात कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ बहुत ही परेशान कर देने वाली घटनाएं। मुझे तुम्हें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन पीटर किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। कैथरीन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रॉबर्ट? मैं समझ नहीं पा रहा कैथरीन कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन किसी ने पीटर को किडनैप कर लिया है। ये किसने किया और ये कैसे हुआ, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन... कैथरीन ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, ये मजाक की बात नहीं है रॉबर्ट, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा भाई एकदम ठीक है, मैंने उससे 15 मिनट पहले ही बात की है। तुमने पीटर से बात की है? हाँ, उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा कि वो मेरी लैब आ रहा है। ओह, उसने तुम्हें टेक्स्ट मैसेज भेजा, लेकिन तुमने उसकी आवाज़ तो नहीं सुनी ना? नहीं, लेकिन... मेरी बात ध्यान से सुनो कैथरीन,
तुम्हें जो टेक्स्ट मैसेज मिला है वो तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है। पीटर का फ़ोन उसके किडनैपर के पास है और वो बहुत ही खतरनाक है। वो जो भी है उसने मुझे धोखे से आज की रात वॉशिंगटन बुला लिया है और मुझे ये भी लगता है कैथरीन कि तुम्हारी जान भी खतरे में है। कैथरीन जानती थी कि लैंगडन इस तरह की बात के लिए कभी मजाक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग फिर गया हो। मैं ठीक हूँ रॉबर्ट, और एसएमसीसी की बिल्डिंग भी पूरी तरह से सेफ है। मेरी बात सुनो कैथरीन, पीटर के फ़ोन से तुम्हें जो मैसेज आया है वो प्लीज़ मुझे पढ़कर पूरा का पूरा सुनाओ। कैथरीन लैंगडन को टेक्स्ट मैसेज पढ़कर सुनाने लगी। आखिरी हिस्से में जब डॉक्टर एबेडन के लैब में आने की बात आई तो उसके सारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। लैंगडन ने डरी हुई आवाज़ में कहा, क्या तुमने इस आदमी को अंदर बुलाया है? हाँ, मेरी असिस्टेंट अभी अभी लॉबी की तरफ गई है उसे अंदर लाने के लिए। वो लोग बस पहुंचने ही वाले होंगे। कैथरीन, वहां से भागो अभी, तुरंत। एसएमसीसी बिल्डिंग के दूसरे छोर पर सिक्योरिटी रूम के भीतर एक फ़ोन बजने लगा जिसमें रेडस्किन्स के गेम की आवाज़ दब गई। गार्ड ने अनमने ढंग से अपने कानों से ईयरफोन बाहर निकालकर रिसीवर उठाया। हेलो, लॉबी, मैं कायली बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कैथरीन की आवाज़ आई। कायली, मैं कैथरीन सोलोमन। ट्रिश कहाँ पर है? क्या वो तुम्हें मॉनिटर पर दिखाई दे रही है? गार्ड अपनी कुर्सी खिसकाकर मॉनिटर के पास आ गया। जी नहीं, वो अभी तक क्यूब में वापस नहीं आई है। ओह नो! गार्ड को अब समझ में आया कि कैथरीन की सांसें उखड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दौड़ते हुए बात कर रही हो। आखिर ये हो क्या रहा था? उसने तुरंत अपनी जॉयस्टिक को घुमाना शुरू किया। वो डिजिटल वीडियो के पिछले फ्रेम्स को बार बार देख रहा था। ओके, 1 मिनट रुके मैम। मैं ट्रिश को आपके मेहमान के साथ लॉबी से निकलते हुए देख रहा हूँ। अब वो गलियारे से आगे जा रहे हैं। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, अब वो वेट पॉड के पास पहुँच रहे हैं। ट्रिश अपने की कार्ड से दरवाज़ा खोल रही है। दोनों वेट पॉड के अंदर जा रहे हैं। मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, वो वेट पॉड से बाहर आ रहे हैं, बस 1 मिनट पहले नीचे की तरफ। 1 मिनट रुके मैम, ये तो कुछ गड़बड़ है। आपके मेहमान वेट पॉड से अकेले बाहर आ रहे हैं। क्या ट्रिश भीतर ही रह गई है? जी हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं अब आपके मेहमान को देख पा रहा हूँ, वो हॉल में अकेले हैं। ट्रिश कहाँ है? वो मुझे वीडियो फीड पर दिखाई नहीं दे रही। अब गार्ड की आवाज़ में भी हल्की सी चिंता दिखाई दे रही थी। उसने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा और उसे लगा कि मेहमान के जैकेट का हाथ भीगा हुआ था कोहनी तक। आखिर वो वेट पॉड में क्या करके आया था? वो आदमी बड़े ही सोचे समझे ढंग से मेन हॉलवे से होता हुआ पॉड 5 की तरफ बढ़ रहा था। उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। ओह शिट! ये तो की कार्ड था। गार्ड को लगा जैसे उसकी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो गए हों। मिस सोलोमन, हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। आज की रात कैथरीन सोलोमन के लिए कई अनूठे अनुभव लेकर आई थी। 2 साल के दौरान इस शून्य के अंदर उसने कभी अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया था, ना ही उसने कभी इस शून्य को दौड़ते हुए पार किया था। लेकिन इस वक्त उसके कान में मोबाइल फ़ोन चिपका हुआ था और वो अंधेरे शून्य में बिछी कालीन पर अंधों की तरह दौड़ती चली जा रही थी। जैसे ही उसे लगता कि कालीन से उसका पैर हटा, वो अपने को बीच में ले आती और घुप अंधेरे में आगे दौड़ने लगती। उसने हाँफते हाँफते गार्ड से पूछा, अभी वो कहाँ है? जी मैं पता कर रहा हूँ। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, वो वहाँ हॉल में आगे जा रहा है, पॉड 5 की तरफ। मैं अभी पॉड 5 में ही हूँ। वो एंट्री गेट तक कितनी देर में पहुँच जाएगा? मैम, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मैं अभी भी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड किया हुआ प्लेबैक है जो पहले ही पूरा हो चुका है। 1 मिनट रुकिए, मैं अंदर घुसने वाले मॉनिटर की रिकॉर्डिंग को देखता हूँ। गार्ड रुका और फिर उसने कहा, मिस डून के की कार्ड से पता चल रहा है कि करीब 1 मिनट पहले कोई पॉड 5 में दाखिल हुआ है। कैथरीन ने तुरंत अपनी गति पर ब्रेक लगा दिया। वो उस अंधेरे के ठीक बीचों बीच रुक गई। क्या कहा तुमने? वो पॉड 5 में घुस चुका है? जी हाँ मैम, लगता है वो करीब 90 सेकंड पहले अंदर घुसा है। कैथरीन का शरीर अचानक अकड़ गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ का अंधकार जिंदा हो गया हो। इस बात का मतलब था कि वो उसके साथ उस शून्य में ही कहीं मौजूद था। और फिर कैथरीन को याद आया कि उस अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दे रही थी, उसके मोबाइल फ़ोन से आने वाली रोशनी जो उसके चेहरे के कुछ हिस्से को रोशन कर रही थी। उसने फुसफुसाकर गार्ड से कहा, जल्दी मदद भेजो और वेट पॉड में जाकर ट्रिश की हेल्प करो। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब चारों तरफ घुप अंधेरा छा चुका था।
वो बुत की तरह वहां खड़ी हो गई और जितना संभव था उतना धीरे धीरे सांस लेने लगी। कुछ ही देर के बाद अंधेरे के बीच से उसे अपने आगे एथेनॉल की बदबू का अनुभव हुआ। धीरे धीरे ये गंध और तेज होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उससे कुछ ही फुट आगे कालीन पर कोई मौजूद था। इस चुप्पी के बीच कैथरीन के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो उसकी कनपटियों तक बज रही थी। वो चुपचाप अपने जूते खोलकर बाईं तरफ को खिसक कर कालीन से नीचे हट गई। उसे अपने पैरों के नीचे ठंडे सीमेंट का एहसास हुआ और उसी के साथ उसके अंगूठे से एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ आई। लेकिन उस शून्य के बीच ये आवाज़ बंदूक की गोली की तरह सुनाई दी। कुछ ही गज अंधेरे से बाहर निकलकर कपड़ों की एक सरसराहट उसके आगे आ गई। कैथरीन को अपनी जगह से हटने में बस एक पल की देरी हुई और किसी शक्तिशाली हाथ ने उसे दबोच लिया। अंधेरे में टटोलते हुए वो हाथ उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। एक दैत्य जैसी छाया ने उसके लैब कोट को पकड़ लिया। वो तेजी से मुड़ी, लेकिन उस हाथ ने उसे पीछे की तरफ धक्का देकर इम्बैलेंस कर दिया। कैथरीन ने अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ कर लिए और फिर वो अपने लैब कोट से बाहर निकल आई। अब वो आज़ाद थी। बिना कुछ सोचे समझे कि वो किस दिशा में जा रही है, वो तेजी से उस अनंत काले गड्ढे जैसी जगह में दौड़ने लगी। अध्याय 46। बेहद कम रोशनी वाली सुरंग के अंदर रॉबर्ट लैंगडन वॉरेन बेलामी के पीछे पीछे चला जा रहा था। जिस सुरंग से वो जा रहे थे उसके बनने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वहां से गुजरते हुए लैंगडन के दिल में कैथरीन के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। वो पागल कैथरीन के लैब में पहुंच चुका था। लैंगडन सोचना भी नहीं चाहता था कि वो सनकी वहां क्यों गया होगा। जब उसने कैथरीन को फ़ोन किया था तो फ़ोन बंद करने से पहले उसने उसे बता दिया था कि उन दोनों को किस जगह पर मिलना है। अब तरह तरह के ख्यालों के बवंडर उसके दिमाग में तूफान से खड़े कर रहे थे। कैथरीन, पीटर, मैसन, बेलामी, पिरामिड, प्राचीन भविष्यवाणियाँ और एक नक्शा। लैंगडन ने इन ख्यालों को दिमाग से झटकने की कोशिश की और आगे बढ़ गया। बेलामी ने उसके सारे सवालों के जवाब देने का वायदा किया था। अब वो दोनों लोग गलियारे के आखिरी छोर पर पहुंच चुके थे। बेलामी लैंगडन को लेकर 2 दरवाज़ों की एक सीरीज से होता हुआ आगे ले जा रहा था। ये दरवाजे अब भी निर्माण की प्रक्रिया में थे। अंदर घुसने के बाद इन दरवाज़ों को बंद करने का उपाय नहीं देखकर बेलामी ने एक जुगत भिड़ाई। उसने काम करने के लिए वहां रखी एल्यूमिनियम की सीढ़ी को दरवाजे के बाहरी हिस्से के साथ लगाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने उसके ऊपर एक मेटल की बाल्टी रख दी। अगर कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता तो धड़ाम की आवाज़ के साथ बाल्टी नीचे गिर जाती। फिर बेलामी एक कोने में मुड़ गया जहां वो दोनों एक चौड़ी सीढ़ी से ऊपर जाने लगे। सीढ़ी पर काम करने के दौरान लोगों को सावधान करने के लिए रखे जाने वाले नारंगी रंग के पायलॉन रखे हुए थे। ऊपर चढ़ते हुए अपने भारी थैले के कारण लैंगडन को प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कहा, ये पत्थर का पिरामिड आखिर क्या है, मेरी तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है। बेलामी ने उसे टोका, यहाँ पर नहीं प्रोफेसर, हम इसे रोशनी में जाकर देखेंगे। मैं एक सेफ जगह जानता हूँ। लैंगडन को इस बात पर यकीन नहीं था कि जिस आदमी ने अभी अभी CIA के ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी के डायरेक्टर पर हमला किया है उसके लिए दुनिया की कोई भी जगह सेफ हो सकती थी। और उससे भी मज़े की बात यह थी कि अब रॉबर्ट लैंगडन खुद भी CIA का भगोड़ा बन चुका था। जब वो लोग सीढ़ियों के सबसे ऊपरी पायदान पर पहुंचे तो वहां एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा था। उसमें इटालियन संगमरमर लगा हुआ था और दीवारों पर महीन स्टेकोप्लास्टर और सोने के पत्थर का काम दिखाई दे रहा था। हॉल में 8 जोड़ी मूर्तियां रखी थीं जो सभी मिनर्वा देवी की मूर्तियां थीं। बेलामी आगे बढ़ता गया। सामने एक और भी ज्यादा भव्य जगह नजर आई। काम का वक्त खत्म होने के बाद इस्तेमाल की जाने वाली कम रोशनी के बावजूद लाइब्रेरी का ये ग्रेट हॉल यूरोप के किसी शानदार महल की तरह भव्य लग रहा था। 75 फुट ऊपर पैनल बीम के बीच बने चित्रकारी किए हुए शीशे के स्काईलाइट चमचमा रहे थे। ये एल्यूमिनियम के पत्थरों से सजे हुए थे जिनको किसी समय सोने से भी ज्यादा कीमती समझा जाता था। इसके नीचे दूसरी मंजिल की बालकनी पर जोड़े में बने खंभों की शाही कतार दिख रही थी। वहां जाने के लिए 2 गोल गोल घूमकर जाने वाली भव्य सीढ़ियां बनी थीं। बेलामी ने कहा, हम यहाँ पर बात करेंगे। इस वक्त वो दोनों बुलेट प्रूफ डिस्प्ले केस से आगे बढ़ रहे थे जिसमें यहाँ की 2 सबसे कीमती किताबें रखी हुई थीं। एक तो 1450 में हाथ से लिखी गई बाइबल और गुटनबर्ग बाइबल की अमेरिकन कॉपी जो चमड़े पर लिखी गई दुनिया की 3 ऐसी किताबों में से एक थी। छत पर जॉन वाइट अलेक्जेंडर की 6 पैनल्स में बनी पेंटिंग द एवोल्यूशन ऑफ द बुक दिखाई दे रही थी जो इस जगह के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी।
बेलामी शान से पूर्वी कॉरिडोर दीवार के पिछले हिस्से में बने एक खूबसूरत से डबल डोर के जोड़े की तरफ बढ़ रहा था। लैंगडन जानता था कि इन दरवाजों के आगे कौन सा कमरा है, लेकिन उसे बातचीत के लिए चुनना लैंगडन को थोड़ा अजीब लग रहा था। जिस कमरे में हर तरफ बात न करने का साइन बोर्ड लगा हो, वहां जाकर बात करना अजीब तो था ही, साथ ही ये जगह उसे कुछ ज्यादा सेफ भी नहीं लग रही थी। ये कमरा लाइब्रेरी की सलीब की आकृति में डिज़ाइन किए हुए फ्लोर प्लान के हिसाब से ठीक बीचों बीच बना हुआ था और ये पूरी इमारत के दिल की तरह काम करता था। यहाँ आकर छुपने का वही मतलब था जैसे चर्च में जाकर सलीब के सामने छुपना। बेलामी ने दरवाज़ों को खोला और अंधेरे में दाखिल होते हुए लाइट का स्विच तलाशने लगा। जब उसने लाइट जलाई तो अचानक कहीं से जैसे अमेरिकन आर्किटेक्ट का एक नायाब नमूना उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। ये बहुत ही फेमस कमरा आंखों के लिए किसी स्वादिष्ट फीस्ट की तरह से लग रहा था। इसके ठीक बीचों बीच 160 फुट ऊंचा अष्टकोण बना था। उसकी सारी सतहें भूरे रंग के टेनेसी संगमरमर, मक्खन के रंग के सियना संगमरमर और सेब की तरह लाल अल्जीरिया के संगमरमर से बनी थीं। कमरे को चारों तरफ से घेरती हुई छज्जियों से कांसे की 16 प्रतिमाएं नीचे की तरफ झांक रही थीं। फर्श पर सुंदर पॉलिश की हुई लकड़ी से बने 3 एक सेंटर वाले डेस्क, षटकोण की शक्ल का एक विशाल सर्कुलेशन डेस्क बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। लैंगडन ने अब अपना ध्यान बेलामी पर केंद्रित कर दिया, जो कमरे के डबल डोर को खोलने में लगा हुआ था। मिस्टर बेलामी, मुझे तो लगा था कि हम लोग यहाँ छिपने के लिए आए हैं। देखिए प्रोफेसर, हम कहीं भी छिप जाएं, वो हमें ढूंढ ही निकालेंगे। लेकिन अगर हमें कोई आदमी इस कमरे में पकड़ता है तो तुम्हें खुशी होगी कि हमने छिपने के लिए इस कमरे को चुना था। लैंगडन को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या मतलब था। आखिर बेलामी क्या कहना चाहता था या क्या करना चाहता था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो कमरे के बीच वाले हिस्से की तरफ जा रहा था, जहां उसने पढ़ने के लिए रखी गई एक मेज़ को चुनकर उसके सामने 2 कुर्सियां लगा दी और फिर टेबल लाइट जला दी। फिर उसने लैंगडन के बैग की तरफ इशारा किया। अब ठीक है प्रोफेसर, अब हम इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। लैंगडन ने अपने थैले को खोला और उसका पूरा सामान डेस्क पर निकाल कर रख दिया। वॉरेन बेलामी ने रीडिंग लाइट को एडजस्ट किया और गौर से पिरामिड को देखने लगा। वो उन अजीब से निशानों पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। मुझे लगता है कि तुम इस भाषा को पहचान सकते हो प्रोफेसर, है ना? जी हाँ, बिल्कुल पहचान सकता हूँ। ये फ्री मैसन साइफर है। लैंगडन अच्छी तरह से जानता था कि इस साइफर का इस्तेमाल मैसनों की बिरादरी के बीच प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। इस साइफर का इस्तेमाल बहुत साल पहले ही बंद हो चुका था और उसका कारण ये था कि इसे समझना बहुत ही ज़्यादा आसान था। बेलामी ने गंभीर स्वर में पूछा, रॉबर्ट, क्या डायरेक्टर साटो ने तुम्हें बताया कि वो इस सब में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? जी नहीं, कुछ पक्के तौर पर तो नहीं बताया। वो बस इतना कह रही थी कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है। बेलामी ने और भी गंभीरता से कहा, नहीं प्रोफेसर, मुझे लगता है कि डायरेक्टर साटो को इस पिरामिड की असली क्षमताओं के बारे में शायद पता चल गया है। अध्याय 47। कैथरीन सोलोमन के चारों तरफ फैला अंधेरा जैसे परम अंधकार लग रहा था। अपने कालीन की परिचित सेफ्टी से भागकर अब वो अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। आगे की तरफ फैले उसके हाथ बस शून्य को छू रहे थे और वो इस गहन सूनेपन के बीच और भी गहराई से धंसती जा रही थी। उसने पैरों में लंबी स्टॉकिंग्स पहन रखी थीं, जिसके नीचे अनंत दूरी तक पसरी ठंडी सीमेंट किसी जमे हुए तालाब की तरह लग रही थी। एथेनॉल की गंध आनी अब बंद हो चुकी थी। वो अंधेरे में रुककर इंतजार करने लगी। बिल्कुल स्थिर खड़ी रहकर वो चुपचाप कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। वो ये सोच रही थी कि वो किस जगह पर हो सकती है, दरवाज़ा किस साइड हो सकता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इतनी बार इधर से उधर घूम चुकी थी कि बाहर जाने का रास्ता अब किसी भी तरफ हो सकता था। कैथरीन ने कभी सुना था कि डर एक उत्तेजक की तरह काम करता है और दिमाग के सोचने की शक्ति को तेज कर देता है, लेकिन इस वक्त डर के कारण उसका दिमाग एकदम गडमड हालत में चला गया था। एक और समस्या भी पैदा हो गई थी। अगर उसे बाहर निकलने का दरवाज़ा मिल भी जाता तो वो बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि जब उसने अपना लैब कोट झटक कर फेंका था तो उसी के साथ उसका की कार्ड भी जा चुका था। उसे बस इतनी सी उम्मीद थी कि 30,000 स्क्वायर फीट में फैली इस जगह में उसकी हालत भूसे के ढेर में पड़ी सुई की तरह थी और शायद डॉक्टर एबेडन
उसे यहाँ ढूंढ ना पाए। भागने की बेचैनी के बावजूद उसका तार्किक दिमाग उसे समझा रहा था कि फिलहाल के लिए सबसे सही कदम होगा वहां से एक कदम भी ना हिलना, बिल्कुल स्थिर, बिना कोई आवाज़ किए खड़े रहना। सिक्योरिटी गार्ड आने ही वाला होगा और पता नहीं किस वजह से उसके हमलावर के शरीर से एथेनॉल की तेज गंध आ रही थी। अगर वो काफ़ी पास आया तो उसे वैसे भी पता चल जाता। इसीलिए कैथरीन वहां चुपचाप खड़ी लैंगडन की कही बातों के बारे में सोच रही थी। तुम्हारे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है कैथरीन। उसे लगा जैसे उसके हाथ पर पसीने की एक ठंडी बूंद उभर कर नीचे मोबाइल फ़ोन की तरफ जा रही थी। इस खतरे के बारे में तो वो बिल्कुल भूल ही चुकी थी। अगर किसी वजह से फ़ोन की घंटी बजती तो हमलावर को उसकी जगह का तुरंत पता चल जाएगा। वो इसे बंद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बंद करने के लिए भी एक बार फ़ोन को खोलना ज़रूरी था, और फ़ोन को खोलते ही उसका डिस्प्ले चमकना शुरू हो जाता। उसके दिमाग में विचार आया कि फ़ोन को नीचे रखकर आगे बढ़ जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दाहिनी तरफ एथेनॉल की तेज़ गंध का अनुभव हुआ। ये गंध धीरे धीरे तेज़ होने लगी। कैथरीन अपने आप को शांत रखने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी और दौड़कर भाग जाने की अपनी इच्छा को दबा रही थी। बहुत ही सावधानी से और धीरे से उसने बाईं तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन हमलावर के लिए उसके कपड़ों की हल्की सी सरसराहट ही काफ़ी थी। उसने उछलकर हमलावर को अपनी तरफ आते महसूस किया। उसके चारों तरफ एथेनॉल की गंध फैली हुई थी और एक शक्तिशाली हाथ ने उसके कंधे को दबोच लिया। वो तेजी से पलटी। उसके ऊपर डर बुरी तरह से हावी हो चुका था। उसने घुप अंधेरे में दौड़ना शुरू कर दिया। पहले वो तेजी से बाईं तरफ मुड़ी, फिर उसने अपना रास्ता बदला और शून्य में बेतहाशा दौड़ने लगी। पता नहीं कहाँ से सामने एक दीवार आ गई। कैथरीन जोर से दीवार से जा टकराई और उसके फेफड़ों से जैसे सारी हवा बाहर निकल गई। उसके हाथ और कंधे में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपने पांवों पर खड़ी रही। उसके टकराने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, यानी उसके हमलावर को पता था कि वो किस जगह पर होगी। दर्द से दोहरा होते हुए उसने अपना सिर घुमाया और पॉड के घुप अंधेरे में घूरने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो और उसे तुरंत अपनी जगह बदलनी चाहिए। उसकी सांसें अब भी उखड़ रही थीं, लेकिन वो हॉल में आगे बढ़ने लगी। अपने बाएं हाथ से स्टील की खूंटियों को छूते हुए वो आगे चलने लगी। फिलहाल के लिए उसने यही तय किया था कि वो इस दीवार के सहारे ही बढ़ती जाएगी जिससे वो टकराई थी। उसका हमलावर उसके पास आए उससे पहले ही उसे आगे जाना होगा। उसने अपने दाहिने हाथ में अब भी मोबाइल फ़ोन पकड़ रखा था। ज़रूरत पड़ने पर हमला करने के लिए वो इसे ईंट या पत्थर की तरह इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अभी अभी जो आवाज़ कैथरीन ने सुनी उसके लिए वो कतई तैयार नहीं थी। उसके ठीक आगे कपड़ों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। दीवार के साथ साथ वो अपनी जगह पर जम सी गई। उसने अपनी सांसें भी रोक लीं। उसे हवा के एक हल्के से झोंके का अनुभव हुआ जिसमें एथेनॉल की हल्की गंध थी। वो कई कदम पीछे हट गई, फिर 180 डिग्री मुड़ी और उल्टी दिशा में दीवार के साथ साथ दौड़ने लगी। वो करीब 20 फुट ही आगे गई होगी कि तभी एक असंभव सी घटना घटी। एक बार फिर ठीक उसके सामने दीवार के साथ उसे कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। दोबारा वही हवा का झोंका और एथेनॉल की गंध। कैथरीन सोलोमन बुत की तरह वहीं पर जम गई। ये भला कैसे हो सकता था? वो हर जगह कैसे मौजूद था? दूसरी ओर खाली बदन मलाख अंधेरे में घूर रहा था। उसकी बाह से आ रही एथेनॉल की गंध उसके लिए महंगा सौदा साबित हो रही थी और इसीलिए उसने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। उसने अपनी शर्ट और जैकेट को खोल लिया था और अब वो उनका इस्तेमाल अपने शिकार को फंसाने के लिए कर रहा था। उसने अपनी जैकेट को दीवार के साथ दाहिनी तरफ फेंक दिया और फिर उसने कैथरीन को रुककर दिशा बदलते हुए सुना। अपनी शर्ट को बाईं तरफ फेंकने के बाद मलाख ने उसे फिर से रुकते हुए सुना। इसका मतलब ये था कि अब मलाख ने उसे दीवार के एक सीमित हिस्से के बीच बांध दिया था। उससे बाहर जाने की हिम्मत वो नहीं कर सकती थी। अब वो इंतजार कर रहा था, चुप्पी में कान गड़ाए। अब कैथरीन के पास आने के लिए सिर्फ एक ही दिशा थी, सीधे मलाख की तरफ। लेकिन अभी भी मलाख को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। या तो कैथरीन डर के मारे सुन्न हो गई थी, या फिर वो एक ही जगह पर खड़ी बाहर से किसी मदद के आने का इंतजार कर रही थी। दोनों ही परिस्थितियों में हार उसी की होनी थी। पॉड 5 में कोई मदद नहीं आने वाली थी। मलाख ने बड़े ही भौंडे तरीके से बाहर वाले कीपैड को नाकाम कर दिया था, जो एक काफ़ी कामयाब टेक्निक थी। ट्रिश के की कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद मलाख ने एक सिक्का की कार्ड के छेद में घुसा दिया था, ताकि बाहर से कोई भी दूसरा आदमी बिना पूरे यंत्र को नष्ट किए की कार्ड का इस्तेमाल ना कर पाए। आज चाहे जितना भी टाइम लगे,
लेकिन उसे कैथरीन की जान लेनी ही थी। वो चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मलाख कैथरीन की मौत की खबर उसके भाई को सुनाने के लिए इंतजार कर रहा था। इस खबर को सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी को जो तकलीफ पहुंचती, वही मलाख का प्रतिशोध होता। इतने लंबे इंतजार के बाद हासिल किया गया प्रतिशोध। तभी अचानक अंधेरे में मलाख को दूर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। उसे थोड़ी हैरानी हुई। कैथरीन ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या वो मदद के लिए किसी को फोन कर रही थी? अभी अभी मलाख को एक इलेक्ट्रॉनिक चमक दिखाई दी थी जो कमर की ऊंचाई के करीब थी, उससे करीब 20 गज आगे। वो तेजी से उस रोशनी की तरफ लपका। वो जानता था कि मदद के लिए किए जा रहे इस फोन के पूरा होने से पहले ही उसे वहां पहुंचना था। कुछ ही सेकंड में वो वहां पहुंच गया। उसने छलांग लगाई। सामने चमक रहे मोबाइल फोन को घेरते हुए उसके दोनों हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे और वो उसे दबोचने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन ये क्या? उसकी उंगलियां किसी ठोस दीवार से टकराईं और पीछे की तरफ मुड़ गईं। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ टूटने से बचे। फिर दीवार में लगे लोहे के बीम से उसका सिर टकरा गया और वो दर्द से चिल्लाकर दोहरा हो गया। गाली देते हुए वो कमर की ऊंचाई तक खड़ा हो गया, वहां पर जहां कैथरीन सोलोमन ने लोहे की रेलिंग जैसी एक जगह पर बड़ी ही होशियारी से अपना फोन खोलकर रख दिया था। कैथरीन अब फिर से दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। समान दूरी पर बनी धातु की खूंटियों से उसके हाथ से टकराने से एक लयपूर्ण आवाज पैदा हो रही थी, लेकिन कैथरीन को अब इसकी चिंता नहीं थी। उसे बस भागना था। अगर वो पॉड के अंदर दीवार के सहारे आगे बढ़ती रही तो उसे पता था कि वो बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंच जाएगी। और पता नहीं ये गार्ड भी कहाँ मर गया था। दीवार पर बाएं हाथ को सटाकर सुरक्षा के लिए दाहिने हाथ को आगे करके वो आगे बढ़ती जा रही थी। दीवार पर समान दूरी पर बनी खूंटियों को वो अब भी छू पा रही थी, लेकिन ये दीवार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी दूर जाने के बाद अचानक खूंटियों का सिलसिला खत्म हो गया। कई कदम आगे बढ़ते हुए उसका बायां हाथ अब खाली जगह को छू रहा था। उसके बाद फिर से खूंटियां शुरू हो गईं। कैथरीन ने अचानक अपने कदम रोक लिए और वो पीछे हट गई। वो चिकने धातु के पैनल को छूते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर खूंटियां क्यों नहीं थीं? हमलावर भी तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। वो उसके पास आते जाने की आवाज़ को सुन पा रही थी, लेकिन फिर भी कैथरीन को एक दूसरी आवाज़ से अभी ज्यादा डर लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड पॉड 5 के दरवाजे को लगातार अपने टॉर्च से जोर जोर से पीट रहा था। ये गार्ड अंदर क्यों नहीं आ पा रहा है? कैथरीन ने सोचा। ये आवाज़ उसकी दाहिनी तरफ तिरछी दिशा से आ रही थी। डरावनी होने के बावजूद उस आवाज़ की वजह से कैथरीन को अपनी जगह का अंदाज़ा हो गया था। अब वो ये हिसाब लगा सकती थी कि वो पॉड 5 में किस जगह पर खड़ी थी। और अपने दिमाग में बने इस दृश्य के साथ ही कैथरीन को अचानक एक और बात समझ में आई। अब उसे पता चल गया था कि दीवार पर बना सपाट पैनल असल में क्या था। दरअसल हर एक पॉड में सैंपल्स को अंदर लाने के लिए एक जगह बनाई गई थी। ये एक बहुत बड़े आकार की दीवार थी जिसे एक जगह से दूसरे जगह तक हटाया जा सकता था ताकि बड़े आकार के सैंपल्स को अंदर बाहर किया जा सके। हवाई जहाज के हैंगर्स की तरह इस दरवाजे का आकार भी बहुत बड़ा था। कैथरीन ने अपनी कल्पना में भी ये कभी नहीं सोचा था कि उसे जिंदगी में कभी इस दरवाजे को खोलने की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन इस वक्त यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। पता नहीं उसे खोला भी जा सकता था या नहीं। अंधेरे में कैथरीन के पांव लड़खड़ा रहे थे। वो सैंपल्स को अंदर बाहर करने के लिए बने दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उसे मेटल का बना बड़े आकार का एक हैंडल मिल गया। उसे खोलने के लिए उसने उस पर अपना पूरा वजन डाल दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। अब वो साफ साफ सुन सकती थी कि उसका हमलावर बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। दरवाज़ा खोलने की उसकी कोशिशों की वजह से उसे कैथरीन की लोकेशन का भी अंदाज लग गया था। डर से घबराकर वो कुंडी जैसी किसी चीज़ को ढूंढने के लिए पूरे दरवाजे को टटोलने लगी। अचानक उसे किसी लंबी खंबे जैसी खड़ी चीज़ का एहसास हुआ। उसने झुककर ज़मीन तक उसके साथ हाथ फिराया। उसे अनुभव हुआ कि फर्श में छेद करके उस घुंडी को उसके अंदर डाला गया था, यानी ये सिक्योरिटी रॉड थी। वो खड़ी हो गई और उसने ज़मीन में फंसी घुंडी को पकड़कर अपने पैरों का इस्तेमाल करके लोहे की छड़ को छेद से बाहर निकालकर ऊपर की तरफ खिसका दिया। हमलावर बिल्कुल पास आ चुका था। कैथरीन ने फिर से हैंडल को ढूंढा और उसे जैसे ही हैंडल मिला उसने इसे जोर लगाकर खोलना शुरू कर दिया। उस विशाल पैनल में मुश्किल से ही किसी तरह की गति हो रही थी, लेकिन फिर भी बाहर से चांद की हल्की रोशनी अब पॉड 5 के अंदर आने लगी थी। कैथरीन ने फिर से जोर लगाया और बाहर से आ रही चांद की रोशनी थोड़ी और बढ़ गई।
बस थोड़ा सा और। उसने आखिरी बार जोर लगाया और फिर रोशनी की तरफ छलांग लगाते हुए कैथरीन अपने दुबले पतले शरीर को एक तरफ मोड़कर उस छोटी सी जगह में घुसने की कोशिश करने लगी। तभी अंधेरे में एक हाथ सामने आया जो उसे दबोचकर अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। उसने खुली हुई जगह से खुद को बाहर खींच लिया। विशाल आकार का वो हाथ उसके पीछे लगा हुआ था। उसकी बांह टैटू से भरी हुई थी। डरावना हाथ गुस्सैल सांप की तरह उसे पकड़ने के लिए टेढ़े मेढ़े ढंग से बल खा रहा था। कैथरीन तेजी से मुड़ी और पॉड 5 की लंबी बाहरी दीवार के साथ साथ दौड़ने लगी। एसएमसीसी की बाहरी दीवार के साथ रखे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उसकी स्टॉकिंग्स को फाड़कर उसके पैरों को जख्मी कर रहे थे, लेकिन वो बिना रुके मेन गेट की तरफ भागती रही। रात अंधेरी थी, लेकिन पॉड 5 के घुप अंधेरे से निकलकर आने के कारण वो बाहर की इस कम रोशनी में भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। उसके पीछे पॉड 5 का सैंपल्स को लाने ले जाने वाला दरवाज़ा यानी बे डोर खुल चुका था। उसे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी जो इमारत के किनारे किनारे उसकी तरफ आ रहा था। उसे लगा कि वो मेन गेट तक पहुंचने में उससे आगे नहीं निकल पाएगी। वो जानती थी कि उसकी गाड़ी पास में ही थी, लेकिन फिलहाल ये उसे काफ़ी दूर लग रही थी। पता नहीं वो वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं। अब कैथरीन के पास खेलने के लिए बस एक आखिरी पत्ता बचा था। पॉड 5 के कोने तक पहुंचते हुए उसे कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे उसे पता चल गया कि अंधेरे में वो आदमी उससे आगे निकल चुका था। उसे जो भी करना था वो अभी करना था। कोने की तरफ जाने के बजाय वो अचानक बाईं तरफ मुड़ गई और इमारत की दूसरी दिशा में जाने लगी जहां जमीन पर घास लगी हुई थी। ऐसा करते हुए उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे को कसकर ढक लिया और अंधों की तरह लॉन पर दौड़ने लगी। पॉड 5 की सिक्योरिटी के लिए लगाई गई रोशनी गति को भांपकर तुरंत हरकत में आ गई और उस जगह रात जैसे अचानक दिन में तब्दील हो गई। कैथरीन ने अपने पीछे एक तेज चीख सुनी। तेज रोशनी जैसे ही हमलावर की आंखों पर पड़ी तो 2.5 करोड़ कैंडल पावर्स की जगमगाहट की वजह से हमलावर की पहले से फैली हुई पुतलियां जैसे जल उठीं। कैथरीन को वहां किनारे रखे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच उसके धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। कैथरीन ने अपनी आंखें कसकर बंद रखीं और खुले लॉन पर दौड़ती रही। जब उसे लगा कि वो इमारत और रोशनी से काफ़ी दूर आ चुकी है, तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। फिर सही रास्ते को देखा और अंधेरे में ही पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसकी वॉल्वो की चाबी हमेशा की तरह गाड़ी के बीच वाले कंसोल में रखी हुई थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसने कांपते हाथों से चाबी को इग्निशन में लगाया। इंजन चालू हो गया और गाड़ी की हेडलाइट जल गई। सामने एक भयंकर दृश्य था। एक घिनौनी आकृति उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही थी। एक पल के लिए कैथरीन बुत सी बनकर रह गई। उसकी हेडलाइट में उसे दिखाई दे रहा था एक गंजा खाली बदन जीव, जिसकी पूरी चमड़ी पर तरह तरह के टैटू, संकेत और अक्षर उकेरे हुए थे। रोशनी की दिशा में दौड़ते हुए वो जैसे चिंघाड़ रहा था। उसने अपनी आंखों को हाथों से ढक रखा था, जैसे गुफा में रहने वाले किसी जानवर ने जिंदगी में पहली बार सूरज की रोशनी देखी हो। जब तक उसका हाथ गियर पर पहुंचता, तब तक वो राक्षस उसके नज़दीक पहुंच चुका था। उसने बगल की खिड़की से अपनी कोहनी अंदर घुसेड़ दी। सुरक्षा के लिए लगे कांच के टुकड़े कैथरीन की गोद में बिखर गए। पपड़ियों से भरा एक विशाल हाथ खिड़की से अंदर घुसा और अंधों की तरह टटोलते हुए उसने कैथरीन की गर्दन पकड़ ली। कैथरीन गाड़ी को पीछे ले जाने लगी, लेकिन हमलावर ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ रखी थी। वो उसे अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था। उसकी पकड़ से बचने के लिए कैथरीन ने अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश की तो उसे सामने हमलावर का चेहरा दिखाई देने लगा। 3 काली पट्टियां, जैसे किसी के नाखून ने चेहरे को नोच लिया हो। मेकअप के अंदर से उसका टैटू से भरा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जंगली और निष्ठुर लग रही थीं। वो गुर्राया, मुझे 10 साल पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था, उसी रात जब मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। कैथरीन को जैसे ही उसकी बात समझ में आई, एक भयंकर याद उसकी आंखों के सामने कौंध गई। उसकी आंखों की वो हिंसक चमक, उसने पहले भी इसे देखा था। ये वही है, ये पक्का वही है। कैथरीन चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी गर्दन को शिकंजे की तरह जकड़ रखा था। कैथरीन ने एक्सीलेटर पर तेजी से अपना पैर दबाया। कार पीछे की तरफ जाने लगी। वो आदमी कार के साथ घिसट रहा था। कैथरीन को लगा जैसे उसकी गर्दन टूटने वाली है। वॉल्वो अब ऊपर की तरफ ढलवां रास्ते पर जा रही थी और कैथरीन को लग रहा था कि उस आदमी के बोझ से उसकी गर्दन बस किसी भी पल टूटने वाली है। अचानक पेड़ों की टहनियाँ उसकी कार से टकराने लगीं। बगल वाली खिड़की से वो टहनियाँ अंदर की सीट से भी टकराने लगीं और उसे लगा कि उसकी गर्दन पर जो बोझ सवार था
वो अचानक हल्का हो गया। उसने गाड़ी को तेजी से घुमाया और एक्सीलेटर को अपनी पूरी ताकत से दबा दिया। कुछ ही सेकंड के बाद सिल्वर हिल रोड पर उसकी गाड़ी लड़खड़ाती हुई चली जा रही थी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने डैन ब्राउन के नॉवल द लॉस्ट सिंबल का चौथा भाग।